Hello, good morning everyone. I hope you all are doing very well. Good morning to all of you. Let's just wait for a minute. Let's just wait for okay, so good morning everyone. I hope you all are doing very well and I hope previous class में किसी का कोई डाउट नहीं था and अगर किसी का कोई डाउट है you can let me know and अगर मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ करूँ तो प्रीवियस क्लास में जो हमने डिस्कस किया था, हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कशन किया था अबाउट सूडो फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, है ना, और मैंने आपको थोड़ा सा समराइज करवाया था नॉर्मल फोर्स और टेंशन फोर्स के बारे में. ठीक है, इस पर्टिकुलर सेशन में जो हम डिस्कस करने वाले हैं दैट विल बी, उसी को हम कंटिन्यू करेंगे. हम कंस्ट्रेंट रिलेशन का डिस्कशन करेंगे एंड कंस्ट्रेंट रिलेशन के साथ साथ हम डिस्कस करेंगे अबाउट फ्रिक्शन फोर्स. ठीक है, हमारा फ्रिक्शन फोर्स पेंडिंग है, वो हम डिस्कस करेंगे. प्रीवियस क्लास में हमने टेंशन फोर्स डिस्कस किया था, नॉर्मल फोर्स डिस्कस किया था. ठीक है, इसके साथ साथ हमने स्प्रिंग फोर्स डिस्कस किया था. अगर हम सपोर्ट को ब्रेक कर देते हैं, मतलब अगर हम स्ट्रिंग को काट देते हैं, स्प्रिंग को कट कर देते हैं, उस केस में क्या एक्सेलरेशन होता है ब्लॉक का, हमारा सिस्टम कैसे बिहेव करता है, वो हमने डिस्कस किया था. गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग. एंड इसके बाद हमने सूडो फोर्स का डिस्कशन किया था कि सूडो फोर्स क्या होता है. ठीक है, सूडो फोर्स की क्या रिक्वायरमेंट है वो हमने डिस्कस किया था. ओके, सो आज की क्लास में जो हम डिस्कस करेंगे दैट विल बी कंस्ट्रेंट मोशन. ठीक है, मतलब जब आपके सिस्टम का जो मोशन है वो रेस्ट्रिक्टेड है, उस केस में हम अगर एक्सेलरेशन निकालना हो या एक्सेलरेशन का रिलेशन निकालना हो डिफरेंट ब्लॉक्स के बीच में, तो वो हम कैसे करेंगे. ठीक है, गुड मॉर्निंग कुशल. एंड इसके बाद हम डिस्कस करेंगे फ्रिक्शन फोर्स. ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स जो जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट्स रहते हैं, तो फ्रिक्शन फोर्स हम अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे एंड देन क्वेश्चंस. ठीक है, ये रहेगा हमारे इस पर्टिकुलर सेशन का टारगेट. ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं फिर आज का सेशन. नाउ बिफोर स्टार्टिंग आई जस्ट वांट टू कन्वे वन थिंग. देखो, आईआईटी के क्वेश्चंस हम सभी कर रहे हैं. आप लोगों का जो कंसर्न है कि आईआईटी के क्वेश्चंस हम सफिशिएंट नहीं कर रहे, बेटा अगर आप ध्यान से देखो हर एक एग्जाम में 15 क्वेश्चन आते हैं पर सब्जेक्ट, मतलब एवरी ईयर 15 क्वेश्चंस का ही आपको एक सेट मिल पाता है. ठीक है, और ऐसा नहीं होता कि हर एक चैप्टर से वो क्वेश्चन होता है, तो बहुत कम नंबर ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं हमारे पास. मतलब अगर मैं चैप्टर वाइज की बात करूँ, कुछ कुछ चैप्टर में तो सिर्फ एक एक या दो दो ही हैं. ठीक है, बट हम वो सारे क्वेश्चंस ही कवर कर रहे हैं. और आईआईटी का जो लेवल है वो सिंपल ही है, मतलब अगर आपके बेसिक्स क्लियर है तो आप क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर लोगे. मतलब थोड़ा सा एक्स्ट्रा चाहिए होता है कैलकुलेशन में, और थोड़ा सा अप्रोच क्या रखोगे आप क्वेश्चन को सॉल्व करने में, वो सारी चीज़ें आपकी इन बेसिक लेक्चर से इजीली बिल्ड हो जाएगी. एंड उसी के साथ साथ इन एडिशन हम नेस्ट के पीवाईक्यूज भी देख रहे हैं. नेस्ट का जो लेवल है और आईआईटी का जो लेवल है, अगर आप कंपेयर करोगे तो नेस्ट का लेवल काफ़ी ऊपर है, आईआईटी से काफ़ी ऊपर है. ठीक है, उसमें मतलब यू कैन से कि प्योरली मल्टीपल कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस ही आते हैं. उसके भी हम पीवाईक्यूज फिर भी साइड बाय साइड कर रहे हैं ताकि आप एक लेवल ऊपर ही रहो. ठीक है, सो ये अपने माइंड में मत लाना कि हम आईआईटी के पीवाईक्यूज सफिशिएंट नहीं कर रहे, इतने ही हैं. ठीक है, अगर एक दो क्वेश्चन हमारा स्किप हुआ है वो इसीलिए हमने किया है क्योंकि वो मल्टीपल कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन होगा, एंड जब वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा नेक्स्ट आने वाले सेशंस में तो वो हम क्वेश्चन वहाँ पर कर लेंगे. एंड लाइव प्रैक्टिस सेशन में भी हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत सारे करेंगे. ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं फिर आज का सेशन. अब अगर आपके पास इस टाइप के सिस्टम्स आ जाए जिसमें मल्टीपल पुलीज हो, मल्टीपल ब्लॉक्स हों, ठीक है, इन केसेस में अगर मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों ब्लॉक्स के मुझे एक्सेलरेशन का रिलेशन बताओ, तो वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे. ठीक है, अब इसके लिए हम यूज क्या करते हैं, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, पहले हम उसे थोड़ा सा समझते हैं. जब हम सिंपल से अटवुड्स मशीन की बात करते हैं, अटवुड मशीन में तो काफी सिंपल है. अटवुड मशीन में क्या होता है, आपके पास एक पुली होती है जो कि फिक्स्ड होती है, यहाँ पर एक मास है, इसका मास m1 है, इसका मास m2 है. ठीक है, अगर इफ m2 इज ग्रेटर देन m1, क्या होगा इस पर्टिकुलर सिनेरियो में, ये नीचे आएगा, और मतलब जितने डिस्टेंस से जितना
डिस्प्लेसमेंट से m2 नीचे आ रहा है उतने ही डिस्प्लेसमेंट से m1 ऊपर जा रहा है। तो यहाँ पर तो देखना बहुत सिंपल है कि जो दोनों की एक्सेलरेशन है वो सेम है। लेकिन अगर हमारे पास एक कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन आ जाती है जिसमें बहुत सारे ब्लॉक्स हो, बहुत सारी पुलिस हो, उन केसेस में विजुअलाइज करना बहुत इजी नहीं होता। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, हम एक मेथड देख रहे हैं जिसे यूज करके हम एक्सेलरेशन के बीच का रिलेशन फाइंड आउट करेंगे। अब वो मेथड क्या है, सिंपल सा हम एक फैक्ट यूज करते हैं। क्या फैक्ट यूज करते हैं कि जब हम एक आइडियल पुली ब्लॉक सिस्टम की बात कर रहे हैं, इन एन आइडियल पुली ब्लॉक सिस्टम, आइडियल पुली ब्लॉक सिस्टम कौन सा होगा, जिसमें पुली भी आइडियल है और स्ट्रिंग भी आइडियल है। स्ट्रिंग आइडियल होने का क्या मतलब है कि स्ट्रिंग मासलेस है ना, एंड उसी के साथ साथ स्ट्रिंग जो है वो इनएक्सटेंसिबल है। मासलेस उसका मास नहीं है, इनएक्सटेंसिबल मतलब अगर वो स्ट्रेच हो रही है तो उसकी लेंथ पे चेंज नहीं होगा। यस, टी डॉट वी इक्वल 0 आप ये कह सकते हो, पर ये कहाँ से आता है, ये फैक्ट हम किस फैक्ट का यूज करते हैं। पीयूष यू आर राइट। देखो, in an ideal pulley block system, net work done by tension force is 0. टेंशन फोर्स जो वर्क कर रहा है नेट पूरे सिस्टम में, जो वर्क कर रहा है, यहाँ पर टेंशन ने कहाँ पर वर्क किया है। देखो, अगर आप टेंशन को ड्रॉ करोगे, टेंशन फोर्स इसको ऊपर पुल कर रहा है, ठीक है, यहाँ पर इस पॉइंट पे होगा और इसको यहाँ पर इस पॉइंट पे होगा टेंशन फोर्स। ठीक है, तो अगर आप ध्यान दो, टेंशन फोर्स इस सिंपल से सिस्टम में, बिल्कुल इस सिंपल से सिस्टम में अगर मुझे टेंशन फोर्स का वर्क डन देखना हो तो हम बहुत इजीली देख सकते हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है, ये वाला ब्लॉक हैवी है, ये ग्रेविटी की वजह से नीचे आएगा। बहुत ध्यान से सुनना, ये ग्रेविटी की वजह से नीचे आएगा। ठीक है, टेंशन फोर्स क्या कर रहा है, देखो टेंशन फोर्स इस पर्टिकुलर केस में ना, जब हम आइडियल सिस्टम की बात कर रहे हैं, जब जो स्ट्रिंग है वो इनएक्सटेंसिबल है, वो मासलेस है। अगर स्ट्रिंग मासलेस है बेटा, वो कोई भी काइनेटिक एनर्जी स्टोर नहीं कर सकती, ना ही कोई पोटेंशियल एनर्जी उसके पास होगी, क्योंकि मास 0 है, नेग्लिजिबल है। ये अपने अंदर तो एनर्जी स्टोर नहीं करेगी, ये सिर्फ और सिर्फ एनर्जी को ट्रांसफर करेगी। कैसे एनर्जी ट्रांसफर कर रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पर पॉजिटिव वर्क कर रहा है, ग्रेविटी की वजह से ये ब्लॉक नीचे आया, एक्स डिस्प्लेसमेंट से नीचे आया। टेंशन फोर्स ने क्या किया है, टेंशन फोर्स ने इसकी थोड़ी सी एनर्जी ले ली और वही एनर्जी इसको दे दी। क्या किया है टेंशन फोर्स ने, टेंशन फोर्स ने यहां से थोड़ी सी एनर्जी ली और वही एनर्जी यहां पर दे दी और इसको ऊपर की तरफ पुल किया। ये चीज समझ में आई, मतलब टेंशन फोर्स जो काम कर रहा है, जितना काम टेंशन फोर्स ने, जितनी एनर्जी टेंशन फोर्स ने यहां से ली है उतनी ही इसको ट्रांसफर कर दी। यहां पर पूरे सिस्टम में आइडियल, हम बात कर रहे हैं आइडियल पुली ब्लॉक सिस्टम में, तो जो नेट वर्क डन करता है टेंशन फोर्स वो 0 के इक्वल होता है। सिर्फ और सिर्फ हम इसी फैक्ट को यूज करके सारे डिफिकल्ट कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, एफ डॉट डी एस, एफ डॉट एस। ठीक है, ये होता है वर्क डन का फॉर्मूला जब आपका कांस्टेंट फोर्स लग रहा हो। तो वर्क डन हमारे केस में क्या हो जाएगा, वर्क डन बाय टेंशन फोर्स टी डॉट एक्स, करेक्ट। तो हम बात कर रहे हैं नेट वर्क डन की, तो समेशन टी डॉट एक्स 0 के इक्वल होना चाहिए। ये छोटा सा एक फैक्ट है जिसे हम यूज करके बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब इसको जब आप डिफरेंशिएट करोगे, इसको जब हम यूज करेंगे ना, आपको रिलेशन मिल जाएगा बिटवीन डिस्प्लेसमेंट्स, रिलेशन बिटवीन डिस्प्लेसमेंट्स मिल जाएगा। ठीक है, इसको जब हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, आपको क्या मिल जाएगा, वेलोसिटी के बीच का रिलेशन मिल जाएगा, समेशन टी डॉट वी इक्वल्स टू 0। ठीक है, जब हम इसको फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे हमें क्या मिल जाएगा, समेशन टी डॉट ए इक्वल 0, है ना। ये बेटा आपके वेक्टर प्रोडक्ट्स ही हैं, मतलब वेक्टर ही है, टी फोर्स है, वेक्टर है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टेंशन एंड इस केस में डिस्प्लेसमेंट, यहाँ वेलोसिटी, यहाँ एक्सेलरेशन। इस चीज को नहीं भूलना, नेट वर्क डन की बात हो रही है, दैट्स इट। अब इसको अप्लाई करते हैं। ठीक है, अब इसको यूज करके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये तो वैसे काफी सिंपल सी प्रॉब्लम है, अब सभी बताते जाना कि क्या रिलेशन आने वाला है जल्दी से। ठीक है, यहाँ पर हाँ, टी समेशन टी डॉट ए इक्वल्स टू 0 मैंने लिखा नहीं, हाँ टी डॉट ए इक्वल 0।
ये वाला जो बेटा सिचुएशन है ये तो बहुत ही सिंपल है, आपको सीधा सीधा दिख रहा है कि जब ये M2 ब्लॉक नीचे आएगा, लेट्स सपोज ये X2 डिस्टेंस, X2 डिस्प्लेसमेंट से नीचे आया, उतना ही M1 ब्लॉक इधर शिफ्ट हो जाएगा। ये तो क्लियरली हमें दिख रहा है। अगर हमें नहीं पता, हम मान लेते हैं ये X2 से नीचे आया और ये X1 से इधर शिफ्ट हो गया। अब यहाँ पर अप्लाई करके देखते हैं, टेंशन फोर्स को ड्रॉ कर लेते हैं। टेंशन फोर्स अवे फ्रॉम ऑब्जेक्ट इधर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, टेंशन फोर्स इधर आ जाएगा। ओके, अब हम क्या यूज करें, समेशन टी डॉट ए सीधा सीधा यूज कर लेते हैं। इस पॉइंट पे देखो जितने भी एलिमेंट्स हैं हमारे पास इस सिस्टम में, दो ब्लॉक्स हैं, दो एलिमेंट्स हैं, है ना, इनके ऊपर अप्लाई करते हैं। M2 वाले को देखो, इसके ऊपर टेंशन फोर्स ऊपर लग रहा है और इसका एक्सेलरेशन नीचे है ना, ये नीचे आ रहा है, नीचे है इसका एक्सेलरेशन। टेंशन फोर्स ऊपर है, एक्सेलरेशन नीचे है, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है। जब आप डॉट प्रोडक्ट लोगे तो थीटा 180 तो नेगेटिव साइन आ जाएगा, तो माइनस का T इंटू A2 आ गया। इसके ऊपर अगर हम अप्लाई करें, टेंशन टुवर्ड्स राइट है और एक्सेलरेशन भी टुवर्ड्स राइट है, दोनों में एंगल जो है वो 0 है, इधर आ जाएगा T इंटू X1 इज इक्वल्स टू 0। अच्छा, इधर A1 लिख देते हैं, हमने एक्सेलरेशन का रिलेशन लिखा है, तो यहां से आपको मिल रहा है A1 इज इक्वल्स टू A2। ये तो बहुत सिंपल था और हमें दिख भी रहा था। ठीक है, इस क्वेश्चन पे आ जाओ। यहां पर क्या है, चलो ये ब्लॉक लेट्स सपोज A2 से नीचे एक्सेलरेट कर रहा है, हमें नहीं पता ये कितने से एक्सेलरेट करेगा, इसको A1 मान लेते हैं। ठीक है, आपको चाहे पहले x की फॉर्म में करना है, डिस्प्लेसमेंट की फॉर्म में कर लो, डिफरेंशिएट करेंगे, रिलेशन आपको सेम ही मिलेगा, जो भी आपको कन्वीनियंट लगता है। लेट्स सपोज ये x2 से नीचे आया है और ये x1 से शिफ्ट हो गया है। चलो टेंशन फोर्स ड्रॉ करें, ये पूरी एक ही स्ट्रिंग है, ये पूरी एक ही स्ट्रिंग है, आइडियल है तो हर पॉइंट पे टेंशन सेम होगा। ठीक है, यहां पर सेम है, इसमें देखते हैं, एक बार चेक करते हैं। ठीक है, यहां पर टेंशन T, 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 करेक्ट। इस ब्लॉक के ऊपर कितना टेंशन लग रहा है, इस वाले ब्लॉक M1 वाले ब्लॉक के ऊपर कितना टेंशन लग रहा है, ये जो स्ट्रिंग है ये इसको कितने फोर्स से खींच रही है, 2T से खींच रही है ना। हाँ, अभी दिख गया ना, सेम नहीं होगा। ठीक है, 2T से पुल कर रही है ये स्ट्रिंग इसको। ओके, अब अप्लाई कर दो इसके ऊपर। अगर हम अप्लाई करेंगे, टेंशन फोर्स ऊपर है, एक्सेलरेशन नीचे है, तो माइनस का T इंटू A2। इसके ऊपर अप्लाई करते हैं, टेंशन फोर्स इधर है, कितना है, 2T है, और एक्सेलरेशन भी टुवर्ड्स राइट है, तो पॉजिटिव साइन, दिस इज इक्वल्स टू 0। करेक्ट, अभी दिख गया सभी को। तो A2 किसके इक्वल आ रहा है, 2A1 के इक्वल आ रहा है। A2 किसके इक्वल आ रहा है, 2A1 के इक्वल आ रहा है। ठीक है, मतलब अगर ये x डिस्टेंस से आगे गया है, अगर ये x डिस्टेंस से इधर शिफ्ट हुआ है, तो ये 2x से नीचे आ रहा है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, इस पे आ जाओ। ओके, यहां पर कुछ भी एग्जाम्पल ले लेते हैं कि ये हैवी है या फिर ये आपका हल्का है। तो M1 को हम हैवी लेकर सॉल्व कर लें, कुछ भी ले लो, वैसे M1 को हम हैवी ले लेते हैं, M1 इज ग्रेटर देन M2। क्या होगा, वैसे अगर कुछ भी गिवन नहीं है तो हम कंसिडर कर सकते हैं, वो आपको रिलेशन सही मिलेगा, उसमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। आप मान लो ये नीचे आ रहा है, ये ऊपर जाएगा। ठीक है, ये अगर A1 एक्सेलरेशन से या X1 डिस्प्लेसमेंट से नीचे आया है, M1 ब्लॉक X1 डिस्प्लेसमेंट से नीचे आया, अगर आपको सिर्फ विजुअलाइज करना हो, यहाँ पर विजुअलाइज करके देखें ये कितना, इसमें कितना डिस्प्लेसमेंट होगा। अब सोचो, जब ये नीचे आ रहा है, जब ये नीचे आ रहा है, दैट मीन्स ये पुली ऊपर जा रहा है। तो ऐसा समझते हैं, लेट्स सपोज ये ना X2 डिस्टेंस से ऊपर गया, लेट्स सपोज ये पुली अभी यहाँ पर है, ये यहाँ पर आ गया, X2 डिस्टेंस से ऊपर गया, तो ये जो स्ट्रिंग है ये 2x1 से नीचे आएगी, ये हमने 2x2 से नीचे आएगी, अगर हमने इसको x2 लिया है, ये 2x2 से नीचे आएगी। अब एक बार चेक करके देखते हैं। ठीक है, अब चेक करके देखते हैं। अब मैं दूसरा कलर यूज कर रही हूँ तो कंफ्यूज मत होना। इसका हमने एक्सेलरेशन नीचे लिया है A1, ठीक है, एंड इसका ऊपर होगा A2, एंड टेंशन फोर्स ड्रॉ कर लो। ये पूरी एक ही स्ट्रिंग है, यहाँ पर टेंशन T, यहाँ पर टेंशन T, यहाँ पर टेंशन T, एंड यहाँ पर टेंशन T।
ठीक है, तो इस स्ट्रिंग में कितनी टेंशन है, 2t है, करेक्ट। अब अप्लाई करो, इसके ऊपर अप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा, टेंशन फोर्स ऊपर 2t इंटू A2, पॉजिटिव दोनों सेम डायरेक्शन में थे, ये ऑपोजिट में है माइनस का 2t इंटू A1 इक्वल 0, A1 आ रहा है आपका 2A2, यही हमारा आया। हमारा क्या आया था कि जो ये x1 है, इसका x1 था ना, विजुअलाइज करके भी यही आया था, x1 इज इक्वल्स टू 2x2, या फिर लिखो इसको डिफरेंशिएट कर देंगे 2 बार, तो A1 इज इक्वल्स टू 2A2। हाँ बेटा, A1 इज इक्वल्स टू 2A2 आ रहा है ना, इसका जो एक्सेलरेशन है वो डबल है इससे। पीयूष, आपने 2 का फैक्टर का गड़बड़ किया है, क्लियर है सभी को, बताओ। ओके चलो, अप्लाई करना आ गया होगा सभी को। अब थोड़े से डिफिकल्ट पे चलते, डिफिकल्ट नहीं है, अगर आपका माइनस होगा, कहाँ माइनस होगा बेटा, इधर पॉजिटिव हो गया ना, ये इधर जाएगा टुवर्ड्स राइट, 2ta2 बेटा, 2t ये नीचे आया है और ये ऊपर गया है ना, तो टेंशन फोर्स ऊपर, एक्सेलरेशन ऊपर, तो पॉजिटिव। ये वाला टेंशन ऊपर इस ब्लॉक के ऊपर और ये नीचे आया है। आप इसको ऑपोजिट भी करके करोगे, अगर मैं इसको ऐसा समझू कि ये वाला हैवी है, ये नीचे आ रहा है और ये ऊपर जा रहा है, रिलेशन आपको तो भी यही मिलेगा। क्या ऑपोजिट है ये, 1 वाला ऑपोजिट है ना, 1 वाला ऑपोजिट है तो हमने नेगेटिव ही तो लिया है, ये तो सेम डायरेक्शन में है, फोर्स टेंशन फोर्स ऊपर है और एक्सेलरेशन इसका ऊपर है, तो पॉजिटिव ही तो है। कुछ मिस किया है क्या मैंने, एक बार क्लियरली मुझे बताओ, क्लियर है? हाँ पीयूष, तुम्हें क्लियर है? डन, आगे चलें, देख लो एक बार अच्छे से। ऑपोजिट करके सॉल्व करना है या क्लियर है? मतलब इसको हम नीचे ले लेते हैं, इसका एक्सेलरेशन नीचे करवा लेते हैं, क्लियर है अभी? चलो ठीक है, अब आगे चलते हैं। आप इसको ऑपोजिट करके भी सॉल्व कर सकते हो, इसको हैवी ले लोगे तो ये नीचे आएगा, ये नीचे एक्सेलरेट करेगा, ये ऊपर एक्सेलरेट करेगा, ठीक। रिपीट कर दूं, रुको इसको फिर से देख लो तुम लोग, फिर से देखो, क्लैरिटी मिल जाएगी, ठीक है। अब मैं एक बार सिर्फ पहले मैथमेटिकली बता रही हूँ, फिर थोड़ा सा विजुअलाइज कर लेना। मैथमेटिकली देख लो, हमने क्या किया, इसको मान लिया कि ये x1 डिस्प्लेसमेंट से नीचे आ रहा है, ये x1 डिस्प्लेसमेंट से नीचे आया, क्या होगा, ये ऊपर जाएगा ना, कितना ऊपर जाएगा हमें नहीं पता, हमने x2 मान लिया, ठीक। टेंशन फोर्स ड्रॉ करो, ये एक ही स्ट्रिंग है तो टेंशन फोर्स थ्रू आउट सेम रहेगा, यहाँ पर टेंशन टी, यहाँ पर टेंशन टी, यहाँ पर टी, यहाँ पर टेंशन टी, ठीक है। तो इस वाली स्ट्रिंग में कितनी टेंशन है, टी टी, इस वाली स्ट्रिंग में इस ब्लॉक के ऊपर 2t टेंशन लग रही है। अब अप्लाई करो समेशन टी डॉट ए इक्वल 0, इसके ऊपर टेंशन फोर्स ऊपर है, इसका डिस्प्लेसमेंट नीचे था, इसका एक्सेलरेशन नीचे था, इसका एक्सेलरेशन नीचे था, हाँ, और इसका एक्सेलरेशन ऊपर था, ठीक है। तो इस वाले के ऊपर फोर्स ऊपर है, एक्सेलरेशन नीचे है, माइनस का साइन t इंटू A1, फोर्स ऊपर एक्सेलरेशन ऊपर, तो प्लस का 2t इंटू A2 इक्वल 0, तो टी टी कैंसिल आउट हो रहा है, A1 आ गया 2 टाइम्स A2। वैभव अभी क्लियर है? आई थिंक विजुअलाइज भी आप इजीली कर लोगे, एक बार इसको अच्छे से देखना, सिर्फ विजुअलाइज करो कि अगर ये नीचे आ रहा है, ये कितना डिस्प्लेसमेंट से ऊपर जाएगा, ऐसे समझ लो, ये x से ऊपर गया है, ये अगर x से ऊपर गया, दैट मीन्स ये जो पुली है वो यहाँ पर आ गई, दैट मीन्स ये वाली लेंथ कहाँ गई, ये इधर आ गई ना, ये इधर खिसक के आ गई, ये 2 टाइम्स नीचे आएगा। अगर ये x टाइम्स ऊपर गया, ये 2 टाइम्स नीचे आएगा, ये अगर x डिस्प्लेसमेंट गया, ये 2x आएगा। चलो जी, अब चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, इस पे आ जाओ, इसको सॉल्व करो, इस वाले प्रॉब्लम को सॉल्व करो। 3 ब्लॉक्स है आपके पास, M1 M2 M3, ठीक है, ये नीचे आ रहा है, इसका एक्सेलरेशन A3 ले लो, ये नीचे आ रहा है,
ठीक है, और आपको एक्सेलरेशन के बीच का सिर्फ रिलेशन बताना है, A1 A2 और A3 के बीच का रिलेशन बताना है। ओके ये जब नीचे आएगा, ये पुली जब नीचे आएगा तो ये इधर M1 टुवर्ड्स राइट जाएगा, है ना, और ये टुवर्ड्स इधर लेफ्ट जाएगा। ये लेट्स सपोज A1 एक्सेलरेशन से आया है, ये A2 एक्सेलरेशन से इधर आया है। तो स्ट्रिंग टेंशन में टेंशन ड्रॉ करते हैं, ये पूरी एक ही स्ट्रिंग है ना, ये वाली पूरी एक स्ट्रिंग है और ये दूसरी स्ट्रिंग है। तो टेंशन फोर्स ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर टेंशन T, ठीक है, यहाँ पर टेंशन T, यहाँ पर टेंशन T, यहाँ टेंशन T, यहाँ भी टेंशन T। ठीक, तो M3 वाले के ऊपर कितनी टेंशन लगेगी? 2T। M3 वाले ब्लॉक को ये जो स्ट्रिंग है कितने फोर्स से ऊपर पुल कर रही है? 2T फोर्स से पुल कर रही है। चलो अब लगाते हैं समेशन T डॉट ए, समेशन T डॉट ए इक्वल 0। इस वाले ब्लॉक पे लगाओ फोर्स इधर राइट, एक्सेलरेशन टुवर्ड्स राइट, तो T इंटू A1। इसके ऊपर लगाओ टेंशन लेफ्ट, एक्सेलरेशन लेफ्ट प्लस का, क्योंकि दोनों ही सेम साइन है। इसके ऊपर देखो एक्सेलरेशन नीचे है, फोर्स ऊपर है, ठीक है, तो माइनस का 2T इंटू A3 इक्वल 0। T कैंसल आउट हो रहा है, A3 किसके इक्वल आ गया? 2A3 आ रहा है A1 प्लस A2। ठीक है, तो A3 आ रहा है A1 प्लस A2 बाई 2। करेक्ट, A1 प्लस A2 इज इक्वल्स टू 2A3। करेक्ट आंसर A1 प्लस, अच्छा हाँ करेक्ट है कुशल, करेक्ट। इक्वल्स माइनस 2A3, बेटा तुम डायरेक्शंस में क्या कहाँ गड़बड़ कर रहे हो? टेंशन फोर्स अगर आपको पता है कि किस तरीके से एक्ट करता है, टेंशन को ड्रॉ करो पूरी स्ट्रिंग में। हाँ A1 प्लस A2 इक्वल्स 2A3, करेक्ट। ठीक है, इस पे आ जाओ, इस पे आ जाओ। लेट्स सपोज हम ना इसको इधर की तरफ पुल कर रहे हैं, लेट्स सपोज आपने इसको इधर की तरफ डिस्प्लेस किया, ठीक है, लेट्स सपोज हमने इसको इधर की तरफ डिस्प्लेस किया, क्या होगा? जब ये इधर की तरफ डिस्प्लेस होगा, ये इधर की तरफ एक्सेलरेट होगा, इधर की तरफ डिस्प्लेस होगा। तो लेट्स सपोज ये A1 एक्सेलरेशन से हुआ है और ये A2 से हुआ है इधर की तरफ, हमें नहीं पता क्या रिलेशन है, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। टेंशन फोर्स ड्रॉ करते हैं हम, ठीक है, ये स्ट्रिंग देखो ध्यान से, ये वाली स्ट्रिंग देखो, ये पूरी एक ही स्ट्रिंग है, ये दूसरी स्ट्रिंग, ये तीसरी स्ट्रिंग और ये फोर्थ स्ट्रिंग, टोटल 4 स्ट्रिंग्स हैं यहाँ पर। अब टेंशन फोर्स को ड्रॉ करते हैं। इस पूरी स्ट्रिंग में टेंशन सेम रहेगी, ठीक है, यहाँ पर टेंशन T, यहाँ पर टेंशन T, यहाँ पर टेंशन T, यहाँ पर भी टेंशन T और यहाँ पर भी टेंशन T। करेक्ट, ओके। इसमें कितनी टेंशन हो जाएगी इस वाली स्ट्रिंग में? T इधर इस स्ट्रिंग में 2T है और इस वाली स्ट्रिंग में कितनी है? T इधर भी 2T है। इस वाली स्ट्रिंग में कितनी टेंशन है? इधर T इधर 2T है और इधर T ही है, ठीक है। चलो अब अप्लाई करते हैं, समेशन T डॉट ए इज इक्वल्स टू 0। इस वाले ब्लॉक के ऊपर लगाओ, इस वाले ब्लॉक को स्ट्रिंग कितने टेंशन फोर्स से पुल कर रही है? इधर 2T इधर 2T, 4T है ना, इधर 4T से ये ब्लॉक को ये स्ट्रिंग पुल कर रही है, तो 4T टेंशन फोर्स इधर है, एक्सेलरेशन इधर है, तो माइनस का 4T इंटू A1। इस वाले ब्लॉक पे देखो कितनी टेंशन है, इधर 2T है और इधर T है। आपने फिर से सिली मिस्टेक कर दी है कुशल, आपने इस टेंशन T को भूल गए हो, है ना, इधर 3T है, ठीक है, इधर 3T है इधर और एक्सेलरेशन भी इधर है, प्लस 3T इंटू A2 इज इक्वल्स टू 0। तो टेंशन T कैंसल आउट हो रहा है, आपको मिल रहा है 4A1 इज इक्वल्स टू 3A2। हाँ 4A1 इक्वल्स 3A2। क्लियर, आगे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। चलो ये वाला क्वेश्चन भी जल्दी से करो, जस्ट टेक लेस देन 1 मिनट और इसे सॉल्व करो। आपको दिया गया है कि बी अगर टुवर्ड्स राइट 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, ए जो प्लैंक है आपका, इसकी आपको एक्सेलरेशन बतानी है, ये ऊपर कितनी एक्सेलरेशन से जाएगा? हाँ
इस बार पीयूष ने किया सिली मिस्टेक। चलो, मुझे भी आप लोगों का अब लेवल पता चल रहा है कि आप लोगों को कहाँ पर प्रॉब्लम आती है, कहाँ पर नहीं आती। हम रखते रहा करेंगे बीच बीच में से लाइव सेशन। ट्राई करो ये क्वेश्चन। आंसर आया किसी का? टू आ रहा है, ओके चलो जल्दी से देख लेते हैं एक बार। देखो, ये पूरी एक स्ट्रिंग है, ये पूरी एक ही स्ट्रिंग है, तो हर पॉइंट पे टेंशन सेम होगा। ठीक है, यहाँ पर टेंशन टी है, ठीक है, यहाँ पर टेंशन टी है, यहाँ पर टेंशन टी है, यहाँ पर टेंशन टी है। ठीक, तो ब्लॉक बी को तो ये स्ट्रिंग टी टेंशन से पुल कर रही है। इस प्लैंक ए को कितना टेंशन फील हो रहा है? ये जो स्ट्रिंग है इसमें कितना टेंशन है? टी टी टू टी, और इसमें कितना टेंशन है? अगेन टू टी। ठीक है, तो ए को टोटल 4t से पुल कर रही है ये दोनों स्ट्रिंग्स मिलके। करेक्ट, ओके। तो जस्ट अप्लाई समेशन टी डॉट ए इक्वल 0, इसके ऊपर अप्लाई करते हैं, इसका एक्सेलरेशन ऊपर, टेंशन ऊपर, तो 4t इंटू ए। इस केस में क्या है? टेंशन इधर है, एक्सेलरेशन इधर है, माइनस का 8 इंटू टी इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, 4ta इक्वल्स 8t, ये आ रहा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा सही है, करेक्ट। चलो आगे चलते हैं। ओके, ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन देखो, आपको क्या दिया गया है। आपके पास ये एक प्लैंक है और ये प्लैंक 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से इधर मूव कर रहा है। आपको क्या बताना है? वेलोसिटी ऑफ बी बतानी है विद रिस्पेक्ट टू ए। आपको बी की वेलोसिटी बतानी है बट विद रिस्पेक्ट टू ए। ठीक है, अगर आप ग्राउंड से रहकर देखो, एक बार दूर रह के देखो, ग्राउंड से रहकर देखते हैं कि अगर ए 10 मीटर पर सेकेंड से इधर जा रहा है, बेटा ये एक ही स्ट्रिंग है, अगर ये प्लैंक इधर आएगा, आप इस प्लैंक को इधर पुश कर रहे हो, इसकी वेलोसिटी इधर है, ये इधर मूव कर रहा है, तो ये ब्लॉक इधर जाएगा ना, कितनी स्पीड से जाएगा? हाँ, -10 वेलोसिटी से टुवर्ड्स लेफ्ट जाएगा। लेकिन ये जो आपने वी बी की वैल्यू निकाली है, ये विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकाली है ना, कितनी? -10 आई कैप लिख देते हैं, मीटर पर सेकेंड इसकी यूनिट है। करेक्ट, ओके। हमें क्या बताना है? वेलोसिटी ऑफ बी बतानी है विद रिस्पेक्ट टू ए। आपको वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए बतानी है, मतलब प्लैंक के रिस्पेक्ट में ये ब्लॉक कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है। अगर मैं प्लैंक के ऊपर यहां पर आ जाऊं, अगर मैं प्लैंक के ऊपर बैठ के यहां पर देखूं, तो मुझे ये ब्लॉक कितना स्पीड से जाता हुआ दिखेगा, हमारा ये क्वेश्चन है। तो वी बी ए किसके इक्वल होगा? वी बी माइनस वी ए के इक्वल होगा। ठीक है, या फिर ऐसा लिख दो, वी बी जी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, मतलब वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। हमें क्या चाहिए? हमें यही तो चाहिए, बी ए। तो वी बी जी इज -10 आई कैप, ठीक है, और वी ए जी क्या है? +10 आई कैप। अच्छा, इधर माइनस है ना, तो माइनस का 10 आई कैप, ये ऑलरेडी वैसे पॉजिटिव है, तो ये आ रहा है -20 आई कैप मीटर पर सेकेंड। मतलब अगर मैं प्लैंक के ऊपर चली जाऊं तो मुझे ब्लॉक -20 या फिर कहो ऑपोजिट डायरेक्शन में 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जाता हुआ दिखेगा। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, क्लियर? आगे चलें। ओके, चलो अब आ जाओ वेज कंस्ट्रेंट्स पे। ठीक है, अभी तो हमने पुली ब्लॉक सिस्टम के केस में कंस्ट्रेंट्स देखे हैं। कंस्ट्रेंट का क्या मतलब होता है? कि मोशन रेस्ट्रिक्टेड है। इस सिचुएशन में जब हम नॉर्मल पुली ब्लॉक सिस्टम की बात कर रहे हैं, हम आइडियल केस की बात कर रहे हैं, जो स्ट्रिंग होती है वो इनएक्सटेंसिबल होती है, मतलब उसकी लेंथ नहीं बढ़ेगी अगर आप उसे स्ट्रेच भी कर रहे हो, है ना। वो एक कंस्ट्रेंट है कि लेंथ नहीं बढ़ेगी, वो एक रेस्ट्रिक्शन है
यहाँ पर अब देखते हैं, अब हम बात कर रहे हैं वेज कंस्ट्रेंट्स की। इनको भी बहुत इजीली आप लोग सॉल्व कर सकते हो, वेज कंस्ट्रेंट्स। ठीक है, हमारे पास क्या सिस्टम है, ये एक वेज है W, ये एक वेज है, इसके ऊपर आपने एक ब्लॉक रखा हुआ है। ठीक है, अब अगर मैं इस वेज को इधर टुवर्ड्स लेफ्ट 5 मीटर पर सेकेंड, अगर ये वेज इधर 5 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है, तो ब्लॉक कहाँ जाएगा, ब्लॉक की वेलोसिटी किस डायरेक्शन में होगी? बहुत सिंपल तरीके से देखो, हमारे पास क्या सिस्टम है, हमारे पास ये सिस्टम है, एंड यहाँ पर आपके पास एक ब्लॉक है। ठीक है, ये आपको एंगल वैसे दिया हुआ है। ठीक है, अब अगर ये वाला वेज टुवर्ड्स इधर जा रहा है, दैट मीन्स ये वेज ना इधर की तरफ आ गया। ठीक है, एंड अब वेज इधर आ गया, तो ब्लॉक नीचे आएगा ना, कितना नीचे आ रहा है, ये वेज तो इधर गया, ये ब्लॉक इधर आया। ठीक है, ये वेज, ये ब्लॉक नीचे आया, लेट्स सपोज ये एक्स बी डिस्प्लेसमेंट से नीचे आया है, और ये वेज कितना गया है, ये एक्स ए इधर गया है, और ये एक्स बी नीचे आया है। ये एंगल आपको ऑलरेडी पता है थीटा, तो सीधा सीधा टेंजेंट थीटा लिखो, टेंजेंट थीटा लिखो, आपको रिलेशन मिल गया। सीधा सीधा टेंजेंट थीटा लिखो, इस वाले ट्राइंगल की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये एक्स बी डिस्प्लेसमेंट से नीचे आया, चाहे आप वेलोसिटी के टर्म्स में लिख लो, ये एक्स बी नीचे आया और वेज इधर एक्स ए गया है। ठीक है, और ये थीटा है हमारे पास, इधर 90 डिग्री है, तो टेंजेंट थीटा किसके इक्वल आ रहा है, परपेंडिकुलर बाय बेस, ये है एक्स बी बाय एक्स ए। आपको क्या मिल गया, एक्स बी इज इक्वल्स टू एक्स ए टेंजेंट थीटा। इसको आप डिफ्रेंशिएट कर दोगे, आपको मिल जाएगा वी बी इज इक्वल्स टू वी ए टेन थीटा। ये आपको रिलेशन मिल गया। वी डब्ल्यू हमें पता है, अच्छा मैंने इसको ए मान लिया, इसको मैंने ए लेकर सॉल्व कर लिया है। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना। तो ए अगर 5 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है, ये आ रहा है बेटा 5 टेंजेंट 30। ये चीज समझ में आई या रिपीट करूं? क्या ये चीज क्लियर है? बताओ बताओ। पीयूष, कुशल, वैभव, हाँ हाँ, न्यूमेरिकल वैल्यू तो आप कैलकुलेट कर सकते हो, पर किस तरीके से हमने इन दोनों को रिलेट किया है, अब इसी तरीके से यहाँ पर अप्लाई करते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, अब आपको दिया गया है कि ये जो ब्लॉक है ना, ये ब्लॉक ना सिर्फ वर्टिकली मूव कर सकता है, यहाँ पर ये रेस्ट्रिक्टेड है, ये इसका मोशन हमने रेस्ट्रिक्ट किया, और कैसे रेस्ट्रिक्ट किया कि ये सिर्फ नीचे आ सकता है, और ये 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से नीचे आ रहा है। ठीक है, अब ये नीचे कब आएगा, ऑफ कोर्स जब ये वेज टुवर्ड्स लेफ्ट जाएगा, उसके अलावा तो पॉसिबल नहीं है। ये ब्लॉक अगर नीचे मूव कर रहा है, दैट मीन्स वेज इधर जाएगा, ये वी ए जो है, वी ए की वेलोसिटी इधर होगी। ठीक है, अब अगेन मैं इसी वाली फिगर में ड्रॉ कर देती हूँ। ठीक है, अभी तो ये इधर है। ठीक है, जब ये थोड़ा सा टुवर्ड्स लेफ्ट आ जाएगा, तो ऐसे ड्रॉ कर ले हम इसे, ये अब टुवर्ड्स लेफ्ट आ गया है। ठीक है, ये इधर आ गया है, एंड इधर आपका ये वेज, ओके। ठीक है, ये वेज इधर आ गया है, और ये ब्लॉक इतना नीचे आया, और ये वेज यहां से इधर आ गया। ठीक है, और ये ब्लॉक नीचे आ गया। अगेन ये एंगल थीटा है, ये थीटा है। अगर मैं इसको अलग से ड्रॉ करूं, ये ब्लॉक एक्स बी डिस्टेंस से नीचे आया है, और ये वेज एक्स ए से टुवर्ड्स लेफ्ट गया है, ये हमें पता है थीटा है। अगेन टेंजेंट थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, एक्स बी बाय एक्स ए। ठीक है, तो एक्स बी किसके इक्वल आ रहा है, एक्स ए टेंजेंट थीटा के इक्वल आ रहा है। डिफरेंशिएट कर दो, एक्सेलरेशन का रिलेशन पूछा जा रहा है, दोबारा डिफरेंशिएट कर दो। ठीक है, अब ध्यान दो, यहाँ पर जो थीटा है वो कांस्टेंट है। ठीक है, तो थीटा को आपको साइड पे ही रखना है। अगर ऐसा कोई सिनारियो आ जाता है, वैसे नहीं आएगा कि जिसमें थीटा भी चेंज हो रहा हो, बट दैट इज नॉट एक्सपेक्टेड। तो वी बी इज इक्वल्स टू वी ए टैन थीटा, हमें वी बी पता है, राइट, वी ए निकालना है,
तो वी ए किसके इक्वल आ जाएगा, वी ए आ रहा है वी बी कॉट थीटा, ठीक है, वी बी कॉट थीटा, तो वी बी है 20, थीटा आपको 60 दिया गया है, यहां से आपको वैल्यू मिल जाएगी। हाँ अच्छा मेथड है ना, हाँ आई नो, ट्रेडिशनली इस तरीके से करते हैं ना कि सरफेस के ऊपर नॉर्मल जो सरफेस के ऊपर वाला जो नॉर्मल वाला कंपोनेंट है, हम उसका एक्सेलरेशन दोनों को इक्वेट कर देते हैं। ठीक, एक और क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। हाँ, यहाँ पर आपके पास एक वेज है और दो प्लैंक्स हैं, ठीक है, ये एक वेज है और दो प्लैंक्स है, इसका मास m1 है, इसका मास m2 है। आपको रिलेशन बताना है बिटवीन एक्सेलरेशन ऑफ वेज विद प्लैंक्स, इनका एक्सेलरेशन के बीच का रिलेशन बताना है हमें। क्या क्या दिया गया है, इस वेज का मास m है, ये वाला इंक्लिनेशन अल्फा है, ये वाला इंक्लिनेशन बीटा है, इसका मास m1, इसका मास m2। चलो मान लेते हैं कि ये जो वेज है ना, ये टुवर्ड्स लेफ्ट मूव कर रहा है। मान लो कि इस वेज ने टुवर्ड्स लेफ्ट x1 से डिस्प्लेस हुआ, ये tan थीटा तो कांस्टेंट होगा ना, क्योंकि हाँ tan थीटा कांस्टेंट ही है, मैंने यही चीज तो कही अभी कि थीटा तो कांस्टेंट है, थीटा तो इंक्लिनेशन है ना वेज का, यहाँ पर तो थीटा कांस्टेंट ही है, तो इसको कांस्टेंट की तरह ही ट्रीट करेंगे। वो तो मैंने थोड़ा सा और ऊपर का बता दिया था कि बाय चांस ऐसी कोई सिचुएशन आ जाती है जो कि मैंने नहीं देखी अभी, ठीक है, तो मैंने बताया था यहाँ पर थीटा कांस्टेंट ही है। क्लियर, ओके। फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स, हाँ आ जाओ। तो अगर हम वेज को टुवर्ड्स लेफ्ट, लेट्स सपोज मैं वेज को टुवर्ड्स लेफ्ट डिस्प्लेस कर रही हूँ, ठीक है, वेज टुवर्ड्स लेफ्ट x1 से डिस्प्लेस किया, क्या होगा, ये ब्लॉक कहाँ जाएगा, ये ब्लॉक ऊपर की तरफ जाएगा, ये ब्लॉक ऊपर x2 से जाएगा, ठीक है, और ये ब्लॉक ऊपर, ये ब्लॉक कहाँ जाएगा, जब ये वेज इधर आया ये ब्लॉक नीचे x1 डिस्प्लेसमेंट से आएगा, इसका डिस्प्लेसमेंट नीचे होगा, वो हमने मान लिया x1 है, इस वाले प्लैंक का डिस्प्लेसमेंट ऊपर होगा, लेट्स सपोज x2 है। ये समझ में आया कि अगर आप वेज को टुवर्ड्स लेफ्ट लेकर जा रहे हो तो क्या हो रहा है, टुवर्ड्स राइट लेकर जाओगे तो क्या होगा कि m1 ऊपर चला जाएगा, m2 नीचे आ जाएगा। ठीक, चलो अब निकालते हैं एक्सेलरेशन के बीच का रिलेशन, इन दोनों पे आ जाओ, इन दोनों पे आ जाओ, ठीक है, जब ये वेज इधर शिफ्ट हुआ है, ठीक है, अगर गलती नहीं चाहते हो कि आप हो तो इट्स बेटर कि बस इसको थोड़ा सा शिफ्ट कर ही दो, है ना, यहां पर शिफ्ट हो गया है ये वेज, ठीक है, इसको हम यहां पर भी ड्रॉ कर लेते हैं साथ साथ, ये वेज अब इधर की तरफ शिफ्ट हो गया, मतलब क्या होगा, ये प्लैंक नीचे आएगा, ये प्लैंक कितना नीचे आएगा, ये प्लैंक कितना नीचे आया, वेज इधर की तरफ गया, अगेन ये वाला ट्राइंगल बन गया आपके पास, ये एंगल क्या है, अल्फा है, ये m1 है, ये m1 का डिस्प्लेसमेंट है जिसको हमने x1 कहा, ये वेज का डिस्प्लेसमेंट है जिसको हमने x कहा था, बस निकालो टेंजेंट अल्फा किसके इक्वल है, x1 by x, x1 is equals to x टेंजेंट अल्फा, एंड इसको हम डिफरेंशिएट कर देंगे तो a1 आपको मिल जाएगा, दो बार डिफरेंशिएट करोगे a टेंजेंट अल्फा, आपको एक रिलेशन मिल गया। गुड मॉर्निंग निर्भय, क्लियर है, ये रिलेशन समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, इस वाले के ऊपर अप्लाई करो सेम चीज, ठीक है, यहां पर सेम चीज अगर हम अप्लाई करेंगे देखते हैं क्या मिलता है हमें, ठीक है, ये वेज इधर गया और ये प्लैंक ऊपर गया, ये वेज इधर आया, प्लैंक ऊपर गया, वेज ये प्लैंक ऊपर गया है तो यहां पर हम ड्रॉ कर लेते हैं, यहां से इधर चला गया, ये प्लैंक ऊपर गया और ये वेज इधर गया, ठीक है, ये वाला ट्राइंगल देखो, ये बीटा है, ये भी बीटा ही होगा, ये बीटा तो ये भी बीटा ही होगा, तो ये वाला ग्रीन वाला ट्राइंगल देखो, ये ऊपर गया है कितने से, x2 से, है ना, ये x2 है, ये x2 है और ये x है, और ये एंगल बीटा है, ये 90 डिग्री है, ठीक है, यहां पर क्या आ जाएगा, टेंजेंट बीटा इज इक्वल्स टू x2 by x, मतलब x2 इज इक्वल्स टू x टेंजेंट बीटा, है ना, डिफरेंशिएट करेंगे दो बार तो आ जाएगा a2 इज इक्वल्स टू a टेंजेंट बीटा।
आपको रिलेशन मिल गया एक्सेलरेशन के बीच का। डन। इसको अच्छे से देख लो, किसी का कोई डाउट है तो पूछो। डन, चलो अब चलते हैं आगे। ओके, अब आ जाओ फिर फ्रिक्शन फोर्स पे। ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स को बहुत ही ध्यान से समझना, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स में बहुत सारे कंफ्यूजन्स एंड डाउट्स रहते हैं आप लोगों के। ठीक है, तो बहुत बेसिक से समझते हैं फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, कब लगता है। चलो, फ्रिक्शन फोर्स कब लगता है। लेट्स सपोज एक टेबल है, टेबल के ऊपर मैंने एक ब्लॉक रख दिया। ठीक है, लेट्स सपोज एक टेबल है, टेबल के ऊपर मैंने ब्लॉक रख दिया। अब ये जो टेबल का सरफेस होता है ये स्मूथ तो नहीं होता, मतलब थोड़ी बहुत रफनेस तो होती ही है। ठीक है, ये थोड़ी बहुत रफनेस है। ये आपकी टेबल है, टेबल, इस टेबल के ऊपर हमने एक ब्लॉक रखा है, ये हमने ब्लॉक रखा है। ब्लॉक का नीचे वाला सरफेस भी कैसा है, रफ ही है। ठीक है, अच्छा अब देखो, जब आपने इस टेबल के ऊपर ब्लॉक रखा तो क्या हो रहा है। सबसे पहली बात, फ्रिक्शन लगता कब है, फ्रिक्शन तब लगता है, इट इज द अपोजिंग फोर्स दैट इज सेट अप बिटवीन द सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट when one body slides or tends to do so on the surface of another body। जब कोई ऑब्जेक्ट या तो चलने की कोशिश कर रहा है, लेट्स सपोज मैंने ना ये ब्लॉक ना बहुत हैवी है, मान लो ये ब्लॉक है 50 kg का, मैंने इसको पुश किया, ये नहीं मूव हुआ, लेकिन हमने ट्राई किया, मैंने इसको पुश किया, मैंने ट्राई किया इसको चलाने का, तो इसके अंदर टेंडेंसी थी चलने की, तो भी फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। और जब ये रिलेटिव मोशन में आ जाएगा, जब ये मूव करने लगेगा, तो भी फ्रिक्शन लगेगा। कौन सा फ्रिक्शन लगता है इसकी अभी हम बात करेंगे। मैंने सिर्फ क्या बताया है, फ्रिक्शन कब कब लगता है, जब टेंडेंसी है इसके चलने की। लेट्स सपोज मैंने एफ फोर्स लगाया, पुश किया, बट ये बहुत कम फोर्स था कि ये नहीं चला। ठीक है, फोर्स बहुत कम था एंड दिस जस्ट हैज द टेंडेंसी टू मूव, टेंडेंसी टू मूव। अब इसने चलना शुरू नहीं किया तो भी फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। और जब ये अब चलने लग गया, ये टेबल है, अब ये ब्लॉक आगे की तरफ मूव कर रहा है। अब अगर ये ब्लॉक टेबल के ऊपर आगे की तरफ मूव कर रहा है, दैट मीन्स क्या, दैट मीन्स क्या, दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन है। ठीक है, रिलेटिव मोशन का क्या मतलब है, देखो ये जो टेबल है, टेबल तो आपका रेस्ट पे है ना, और ब्लॉक जो है, ब्लॉक आगे की तरफ जा रहा है, मतलब ब्लॉक पे आप कोई भी पॉइंट ले लो, ये आगे की तरफ मूव कर रहा है, तो यहां पर रिलेटिव मोशन है। किसके बीच, रिलेटिव मोशन इज देयर बिटवीन द ऑब्जेक्ट, बिटवीन द ब्लॉक एंड टेबल। तो यहां पर भी फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। कौन सा लगेगा ये अभी हम देखेंगे। स्टैटिक फ्रिक्शन होता है और काइनेटिक फ्रिक्शन होता है, इस पे अभी हम आते हैं। ठीक है, चलो देख लेते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन कब लगता है और काइनेटिक फ्रिक्शन कब लगता है। देखो, जब एक ऑब्जेक्ट बहुत देर से रखा हुआ है टेबल पे, आपने डिस्टर्ब नहीं किया, तो क्या होगा, ये जो ब्लॉक है, ऑफ कोर्स इसका वेट लग रहा होगा, वेट की वजह से ये जो पीक वाले पॉइंट्स हैं, ये जो बीच में ये जो रफनेस है, ये जो पीक वाले पॉइंट्स हैं, इसके वेट की वजह से इसके ऊपर प्रेशर पड़ेगा, उस प्रेशर की वजह से सीधा सीधा कहूं तो बोन बनने लग जाएगा। ठीक है, तो हम कहेंगे कि बहुत देर से रखा हुआ था ऑब्जेक्ट, तो ऑफ कोर्स अब बोन बन गया है, क्योंकि वेट की वजह से प्रेशर पड़ रहा था। एंड अब जब आप इसको पुश करोगे ना, मूव करवाने का ट्राई करोगे, तो ये इतनी आसानी से नहीं चलेगा। ठीक है, अब क्यों नहीं चल रहा इतनी आसानी से, क्यों, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स इसे अपोज कर रहा है। ठीक है, ओके, एक और चीज मुझे बतानी थी जो कि मिस हो गई, इतना रिच कॉन्सेप्ट है ये। ओके, क्या मिस किया है मैंने, चलो ठीक है, अभी फ्लो में वो चीज भी आ जाएगी बाहर। तो
मेन रीजन क्या होता है, यस आई गॉट इट, मैं ये बताने लगी थी। जब आप टेबल के ऊपर ब्लॉक रख रहे हो, मैंने आपको पहले नॉर्मल फोर्स के टाइम पे बताया था कि जब आप किसी भी सरफेस के ऊपर कोई भी ऑब्जेक्ट रख रहे हो तो दोनों के बीच में रिपल्शन होता है। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि जब हम ऑब्जेक्ट रख रहे हैं तो रिपल्शन, वहां पर तो आपने कहा था रिपल्शन है तो नॉर्मल फोर्स, यहाँ पर आप कह रहे हो कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन है और यहाँ पर अट्रैक्टिव फोर्स की बात कर रहे हो। तो हो क्या रहा है, एक्चुअली क्या हो रहा है, जब ये दोनों सरफेसेस आपस में कांटेक्ट में आ रहे हैं, अगर हम माइक्रो लेवल पर देखें तो क्या हो रहा है, देखो ब्लॉक के जो नीचे वाले सरफेस के एटम्स हैं और जो टेबल के सरफेस के ऊपर वाले एटम्स हैं, एटम में क्या है, न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है, इन शॉर्ट अगर हम कहें तो जब ये दोनों आपस में मिल रहे हैं, जब आपने एक के ऊपर एक को रखा, क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन, दोनों के जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स है वो तो रिपेल कर रहे हैं, दोनों के इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स तो रिपेल कर रहे हैं एक दूसरे को, जिसकी वजह से नॉर्मल फोर्स आ रहा है। मतलब जब मैं इस ब्लॉक को पुश कर रही हूं, अगर मैं इसको स्क्वीज करूंगी तो रिपल्शन बहुत ज्यादा हो जाएगा। और ये सभी को पता होगा, आप सभी ने ये वाला ग्राफ देखा होगा कि जब इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस बहुत कम हो जाता है तो रिपल्शन होता है, अगर बहुत ही कम हो जाता है तो रिपल्शन होता है। अब उसी रिपल्शन की वजह से ये ब्लॉक इसके ऊपर अच्छे से स्टे कर पाता है, मतलब जिसको हम नॉर्मल फोर्स कहते हैं। रिपल्शन ही तो है जो इसको ऊपर पुश कर रहा है, उसे हम नॉर्मल फोर्स कहते हैं। अब दूसरी कहानी क्या है, दूसरा पार्ट क्या है इस स्टोरी का, वो ये है, हमने तो ये कह दिया कि दोनों सरफेसेस के जो एटम्स हैं उनके इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स के बीच में रिपल्शन है, बट न्यूक्लियस भी तो प्रेजेंट है। एक टेबल का जो एटम्स हैं उनके जो न्यूक्लियस है वो उनके ऊपर वाले इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स को अट्रैक्ट करेंगे, या फिर कहो ब्लॉक का जो न्यूक्लियस है वो टेबल वाले जो एटम के इलेक्ट्रॉन क्लाउड है उन्हें अट्रैक्ट करेंगे। तो देयर इज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एज वेल। ठीक है, दो फोर्सेस हैं, ये दोनों ही कॉन्टैक्ट फोर्सेस होते हैं, नॉर्मल फोर्स भी फ्रिक्शन फोर्स भी, ये दोनों ही कॉन्टैक्ट फोर्सेस होते हैं। ठीक है, अब क्या हो रहा है यहाँ पर, तो वैसे आपको क्लियरली नहीं दिखेगा, ये पूरा स्प्रेड ही तो है। अगर हम एक ब्लॉक को इमेजिन करें, ब्लॉक का नीचे वाला पूरा सरफेस और टेबल का ये पूरा सरफेस है ना, तो देयर विल बी सम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, जो कि अब मैंने आपको ऑलरेडी ये पॉइंट तो मेंशन कर दिया था कि जब आप ऑब्जेक्ट रखोगे बहुत देर से पड़ा हुआ है तो फिर बीच में प्रेशर की वजह से बॉन्ड्स बनने लग जाएंगे। ठीक है, और जब अब आप इसको पुश करोगे, जब हम इसे अब हॉरिजॉन्टली पुश कर रहे हैं या पुल कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, तो क्या हो रहा है, अब धीरे धीरे ये बॉन्ड डिस्टर्ब होंगे, धीरे धीरे ये बॉन्ड वीक होने शुरू हो जाएंगे और फिर एकदम से, मतलब जब फोर्स इतना लग जाएगा कि वो बॉन्ड अब वीक हो गए हैं, तो फिर अब ये मूव करने लगेगा। ये समझ में आया फ्रिक्शन फोर्स क्या है और इसका ओरिजिन क्या है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ओरिजिन ही है ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, मतलब एक ही कहानी के दो पार्ट्स हैं, एक है नॉर्मल फोर्स और एक है फ्रिक्शन फोर्स। आई होप ये सभी को क्लियर होगा। ठीक है, अच्छा अब आ जाओ, अब आई थिंक अब आप ये भी इमेजिन इजीली कर पाओगे कि अगर ऑब्जेक्ट बहुत देर से रेस्ट पे रखा हुआ था तो बॉन्ड्स बहुत, यू कैन से बहुत ज्यादा होंगे, ज्यादा कंट्रीब्यूशन होगा, कंट्रीब्यूशन इज नॉट द राइट वर्ड, हम कहेंगे हाँ डीपली इंटरलॉक हो जाएंगे। अगर बहुत देर से रखा हुआ है ऑब्जेक्ट तो जो उनकी जो पीक्स हैं वो डीपली इंटरलॉक हो जाएंगे, दोनों सरफेसेस डीपली इंटरलॉक होंगे, तो उसको चलाना मुश्किल होगा एज कंपेयर टू अगर ऑब्जेक्ट मोशन में आ गया है। अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, जब रिलेटिव मोशन है, नॉट मोशन, जब रिलेटिव मोशन है दोनों सरफेसेस के बीच में, तो क्या हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ पीक्स को पास करते हुए जा रहा है ऑब्जेक्ट, तो मतलब बॉन्ड बनने का इतना टाइम मिल नहीं रहा इनको, है ना। तो काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कम होती है स्टैटिक फ्रिक्शन से, ये चीज विजुअलाइज हो गई। हाँ, तो स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, कब एक्ट करता है, स्टैटिक फ्रिक्शन तभी एक्ट करता है जब टेंडेंसी होती है, मतलब जब आप ट्राई कर रहे हो पुश करने का। ठीक है, जब आप ट्राई कर रहे हो पुश करने का, जैसे ही आपने पुश करना शुरू किया दैट मीन्स यू आर ट्राइंग, आपने उन बॉन्ड्स को थोड़ा सा वीक करना शुरू कर दिया, तो फ्रिक्शन फोर्स, स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा। इट एक्ट्स व्हेन वी स्टार्ट पुशिंग अंटिल द फोर्स रीचेस द मैक्सिमम। कब तक लगेगा, लिमिट है, जब तक ये मैक्सिमम वैल्यू पे नहीं पहुंच जाता, उसके बाद तो रिलेटिव मोशन शुरू हो जाएगा, फिर काइनेटिक फ्रिक्शन पिक्चर में आ जाएगा।
ठीक है, तो वो मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, उसे हम कहते हैं लिमिटिंग वैल्यू। ठीक है, एफ एस मैक्सिमम कहो या एफ एल कहो। ठीक है, एफ एस मैक्सिमम क्या होता है, म्यू एस इंटू एन। म्यू एस क्या है, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है। ठीक है, एन क्या है, नॉर्मल फोर्स है। और काइनेटिक फ्रिक्शन में क्या है, ये कब लगता है, ये तब लगता है जब रिलेटिव मोशन शुरू हो गया है। किसके इक्वल होता है, म्यू के इंटू एन के इक्वल होता है। यहां तक किसी का कोई डाउट? स्वास्तिक, आप लेट आए हो क्या, इसलिए समझ नहीं आया, या फिर आया ही नहीं है समझ, ये बताओ मुझे। मुझसे ये बॉटल ही नहीं खुल रही है, गिव मी अ सेकेंड। एक्सक्यूज मी सर, सर ये बोतल ही नहीं खुल रही। थैंक यू। क्लियर है? ओके चलो स्वास्तिक, एक बार मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ बहुत शॉर्ट में, अगर समझ आएगा तो ठीक है, नहीं तो रिकॉर्डिंग देख लेना। फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, अगर ऑब्जेक्ट बहुत देर से रखा हुआ है किसी भी सरफेस के ऊपर, दोनों के बीच में, दोनों कांटेक्ट में है। ठीक है, दोनों कांटेक्ट में है, बहुत देर से रखा हुआ है, तो प्रेशर की वजह से, ऑब्जेक्ट का कुछ ना कुछ वेट है, उस वेट की वजह से जो प्रेशर पड़ेगा है ना, उस प्रेशर की वजह से बोन्स बनने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, अब इसी की वजह से जब आप इसको पुश करोगे, जब आप इसको हॉरिजॉन्टल फोर्स लगा रहे हो, उसकी वजह से क्या होगा, अब ये बोन्स ऑफ कोर्स थोड़े से वीक होने शुरू हो जाएंगे। बट स्टैटिक फ्रिक्शन कब लगता है, जब आप इसको पुश कर रहे हो, मतलब जब इसमें टेंडेंसी है कि हाँ अगर हम फोर्स थोड़ा सा ज्यादा लगाएंगे तो ये मूव करना शुरू कर देगा, तो तब स्टैटिक फ्रिक्शन लगता है। अब जैसे ही वो मूव करना शुरू कर दिया, जैसे ही दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन आया, तो हम कहेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। ठीक है, मतलब दोनों में जब रिलेटिव मोशन है तो काइनेटिक फ्रिक्शन, जब टेंडेंसी टू मूव है, टेंडेंसी है मूव करने की, तब स्टैटिक फ्रिक्शन। एफएस की जो वैल्यू है, एफएस क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है। ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है बेटा, ये कांस्टेंट नहीं होता, ये सेल्फ एडजस्टिंग होता है। ठीक है, ये वेरिएबल फोर्स होता है, सेल्फ एडजस्टिंग होता है। जितना हम पुश लगा रहे हैं, ये अभी आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये अभी आपको क्लियर हो जाएगा। इसको यहाँ पर ज्यादा फोर्स चाहिए होता है बोन्स को ब्रेक करने के लिए। ठीक है, ओके सो यहाँ पर काइनेटिक फ्रिक्शन में, अब बिकॉज ऑब्जेक्ट ऑलरेडी मूव कर रहा है, तो ऑफ कोर्स इतना टाइम नहीं होगा कि बोन्स बन पाए, तो इसीलिए काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कम होती है, बिकॉज द ऑब्जेक्ट इज मूविंग, देयर इज नो टाइम फॉर द पीक्स टू गेट सेटल्ड डीपली। ठीक है, कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है, सेम ही रहती है, स्पीड पे डिपेंड नहीं करती। ठीक है, रिक्वायर्स लेस फोर्स। हाँ बहुत अच्छी बात है, तुम लोग रिलेट कर रहे हो। चलो इस ग्राफ को भी हम समझेंगे, इस ग्राफ पे अभी हम आएंगे, पहले एक एग्जाम्पल देख लो। ठीक है, इस एग्जाम्पल को देखते हैं तो ग्राफ बेटर तरीके से समझ आएगा। इस एग्जाम्पल को देखो, लेट्स सपोज आपके पास एक सरफेस है, हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर आपने एक ब्लॉक रखा हुआ है, 4 kg मास का आपने ब्लॉक रखा हुआ है, जिसको आप 6 न्यूटन फोर्स से खींच रहे हो, और म्यू की जो वैल्यू है, म्यू कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन की जो वैल्यू है वो 0.2 है। ठीक है, अब इस केस में मुझे बताओ, अगर मैं इस 4 kg ब्लॉक को 6 न्यूटन फोर्स से खींचूंगी तो क्या ये मूव करना शुरू कर देगा, क्या ये रेस्ट पे रहेगा, या फिर मोशन इसमें आ जाएगा? नाउ दिस इज द क्वेश्चन। ठीक है, चलो अब देखते हैं कि ये जो सरफेस है ना, जिसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.2 के इक्वल है, ये सरफेस कितना फ्रिक्शन फोर्स इसको ऑफर कर सकता है, नहीं करेगा। चलो देखते हैं, मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स कितना ऑफर कर सकता है ये सरफेस, म्यू एस इंटू एन के इक्वल। म्यू एस क्या है, 0.2 है। नॉर्मल फोर्स कितना है, 4g के इक्वल है। ठीक है, नॉर्मल फोर्स कितना है, 4g के इक्वल है, 40, ये आ रहा है 8 न्यूटन। तो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन किसके इक्वल है, 8 न्यूटन के इक्वल है। अब देखो, अगर मैं 5 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर रही हूं, अगर मैं जो फोर्स अप्लाई कर रही हूं वो 5 न्यूटन है, तो क्या होगा, ये स्टैटिक फ्रिक्शन को ओवरकम नहीं कर पाएगा। नॉर्मल जीरो, नॉर्मल जीरो, नॉर्मल जीरो कहने वाला कौन है,
n की वैल्यू 0, n इज 40, यस। अगर हम 5 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करेंगे, अगर मैं इस ब्लॉक को 5 न्यूटन से खींचूंगी तो क्या होगा, ये जो सरफेस है, ये सरफेस तो फ्रिक्शन ऑफर करेगा, पर यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। ये जो 8 न्यूटन आई है ये मैक्सिमम वैल्यू है, इतना लगेगा नहीं, इतना लगना जरूरी नहीं है। मैक्सिमम 8 न्यूटन तक जा सकता है, जरूरी नहीं है 8 ही वैल्यू होगी, ठीक है। सो कितनी वैल्यू होगी फ्रिक्शन फोर्स की, आप खुद सोचो। अगर इधर 8 न्यूटन लगेगा, इसके अकॉर्डिंग तो ऐसा ही सिचुएशन हो गई कि मैंने ब्लॉक को पुश तो इधर किया और वो उधर की तरफ चलने लग गया, ऑपोजिट डायरेक्शन में चलने लग गया, ऐसा तो नहीं होता है ना। तो फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स बेटा 5 न्यूटन लगेगा। फ्रिक्शन फोर्स सेल्फ एडजस्टिंग है, 5 न्यूटन लगेगा, ठीक है। मतलब अगर आप 5 न्यूटन से खींच रहे हो ना, तो सरफेस कहेगा मेरे पास तो बहुत कैपेसिटी है ना, तो 5 न्यूटन भी मैं अगर लगाऊंगा तो फिर भी तुम नहीं मूव कर पाओगे। अगर मैं एफ अप्लाइड, अगर मैं फोर्स अप्लाई करूं 7 न्यूटन का, तो क्या होगा, अगर हम 7 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करेंगे तो फ्रिक्शन फोर्स कितना हो जाएगा, 7 न्यूटन हो जाएगा। अगर हम 8 न्यूटन अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, अगर हम 8 न्यूटन अप्लाई करेंगे तो फ्रिक्शन फोर्स 8 न्यूटन। अब अगर मैंने थोड़ा सा ही ज्यादा, हाँ 8 न्यूटन से अगर थोड़ा सा ज्यादा मैंने फोर्स लगा दिया, मतलब मैंने 8.05 न्यूटन अगर फोर्स लगा दिया, तो फ्रिक्शन फोर्स क्या हो जाएगा, अब ये फ्रिक्शन फोर्स स्टैटिक नहीं है, अब ये दोनों रिलेटिव मोशन में है, तो अब काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, ठीक है। अब चाहे फोर्स आपका 10 न्यूटन हो, 15 न्यूटन हो, अब फोर्स लेट्स सपोज आपका 15 न्यूटन है, तो भी फ्रिक्शन फोर्स किसके इक्वल होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन के इक्वल होगा। ये चीज समझ में आई। 8 न्यूटन पे टेंडेंसी है मूव करने की, 8 न्यूटन पे बस वो मूव करने ही वाला है निर्भय, 8 न्यूटन पे वो मूव करने ही वाला है। हल्का सा 8.01 अगर हल्का सा भी ज्यादा उसको फोर्स मिला, वो रिलेटिव मोशन शुरू हो जाएगा, ठीक। अब इसका अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें तो ग्राफ हमें कैसे देखने को मिलेगा, एक्स एक्सिस पे आपके पास अप्लाइड फोर्स है, मतलब जो फोर्स आप अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। तो पहले तो रेस्ट पे था, ठीक है, पहले 0 था, उसके बाद हमने धीरे धीरे फोर्स बढ़ाना शुरू किया, फोर्स बढ़ाया बढ़ाया बढ़ाया, फोर्स हमने लगाया तो फ्रिक्शन फोर्स इतना लगा, ठीक है। फिर फोर्स बढ़ाया, ठीक है, तो फ्रिक्शन फोर्स आपका बढ़ा, कब तक जाएगा ये, एफ अप्लाइड, अगर एफ अप्लाइड फिर एक वैल्यू जब लिमिटिंग तक पहुंच जाएगा, जब फ्रिक्शन फोर्स when static friction force reaches its maximum, इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, लिमिटिंग वैल्यू, जो कि म्यू एस इंटू एन के इक्वल होती है। अब जैसे ही फ्रिक्शन फोर्स एफ एल के इक्वल हुआ, इस पॉइंट पे क्या होगा, अब ये सिर्फ अगले ही पल मूव करने लग जाएगा अगर हल्का सा भी फोर्स ज्यादा मिला। अब इस वैल्यू से हमने थोड़ा सा भी फोर्स ज्यादा किया, तो अब हमें क्या देखने को मिल रहा है, अब ये रिलेटिव मोशन में आ गया है, रिलेटिव मोशन में आ गया है तो काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। काइनेटिक फ्रिक्शन एफ के किसके इक्वल होता है, म्यू के इंटू एन के इक्वल होता है, ठीक है। स्टैटिक फ्रिक्शन, अब ये गलती कभी मत करना कि आप स्टैटिक फ्रिक्शन को हमेशा कह रहे हो कि म्यू एस इंटू एन, स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू सेल्फ एडजस्टिंग होती है, म्यू एस इंटू एन उसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है, वो मैक्सिमम इतना लग सकता है, ठीक है। मतलब आपके मैक्सिमम मार्क्स आ सकते हैं 720 अगर हम नीट की बात कर रहे हैं, पर ऑब्वियसली उससे कम ही आते हैं। काइनेटिक फ्रिक्शन, अच्छा कुशल, काइनेटिक फ्रिक्शन स्टैटिक से कम होता है, ये कम होता है, काइनेटिक फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होता है। क्यों कम होता है, आई थिंक क्लियर होना चाहिए, मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि ऑब्जेक्ट अगर ऑलरेडी काफी देर से रेस्ट पे था, है ना, तो बोन स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं और फिर उसको शुरू में मूव करवाने के लिए आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर वो ऑलरेडी रिलेटिव मोशन में है तो फिर बोन्स बनने का टाइम ही नहीं मिल रहा, एकदम से जो सरफेस की पीक्स है और जो ऑब्जेक्ट का नीचे वाला सरफेस रफ है वो एकदम से आगे स्लाइड करता हुआ जा रहा है, ठीक है, तो इतना टाइम ही नहीं है, तो ऑफ कोर्स आपको
जो फ्रिक्शन फोर्स होगा वो कम ही होगा। दैट्स वाई ये जो ड्रॉप आया है ये इसी वजह से आया है। यहां से यहां काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है और यहां से यहां तक स्टैटिक फ्रिक्शन है। ये गलती मत करना, ये एक्स एक्सिस पे आपका अप्लाइड फोर्स ही है, ठीक है। ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन लिखा हुआ है ना, ये सिर्फ ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहां से यहां तक स्टैटिक फ्रिक्शन है और फिर काइनेटिक फ्रिक्शन है। एक्स एक्सिस पे अप्लाइड फोर्स ही है। अगर ये कंफ्यूजन हो रहा है तो मैं ये हटा देती हूँ, ठीक है, क्लियर है, ओके। इस क्वेश्चन पे आ जाओ अब। आपके पास 2 kg का ब्लॉक है और आपने 20 न्यूटन के फोर्स से उसे खींचा है। म्यू एस कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन दिया गया है, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन दिया गया है। सबसे पहले मुझे चेक करके बताओ कि क्या ये ब्लॉक रेस्ट पे है या फिर मूव करेगा। चेक वेदर द ब्लॉक इज एट रेस्ट और इन मोशन। क्या ये ब्लॉक रेस्ट पे है या मोशन में है? कैसे पता करेंगे? कैसे पता चलेगा कि ये ब्लॉक रेस्ट पे है या मूव कर रहा है? आपने ब्लॉक के ऊपर जो फोर्स लगाया है वो है 20 न्यूटन का, इसका मास 2 kg है। ये जो सरफेस है ये कितना फ्रिक्शन ऑफर कर सकता है मैक्सिमम? ये जो सरफेस है जिसका कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन 0.6 है, ये मैक्सिमम कितना फ्रिक्शन ऑफर कर सकता है? दैट इज म्यू एस इंटू एन। म्यू एस है 0.6, नॉर्मल फोर्स क्या होगा? 20, ठीक है, ये आ जाएगा 12 न्यूटन। तो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स जो लग रहा है दैट इज 12 न्यूटन। आप इसको 20 न्यूटन से खींच रहे हो वैभव। अगर हम 20 से खींच रहे हैं, फ्रिक्शन फोर्स मैक्सिमम 12 तक ही लग सकता है, तो मूव करेगा ना। हाँ, यस, कुशल इज राइट, मोशन में है, ठीक है, ये मूव कर रहा है। समझ में आया? अब अगर ये मूव कर रहा है तो आपको बताना है फ्रिक्शन फोर्स कितना लग रहा है और एक्सेलरेशन क्या है ब्लॉक्स की। फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा? अब क्योंकि ये मूव कर रहा है तो जो फ्रिक्शन लग रहा होगा दैट विल बी काइनेटिक फ्रिक्शन। बताओ फ्रिक्शन फोर्स कितना लग रहा है? जल्दी से कैलकुलेट करो और बताओ। ओके, फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा? अब काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा तो म्यू के इंटू एन। म्यू के आपको दिया गया है 0.4, नॉर्मल फोर्स है 20, ये आ रहा है 8 न्यूटन, ठीक है। तो एक्चुअल में जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है दैट इज 8 न्यूटन। अब एक्सेलरेशन बताना है, एक्सेलरेशन निकाल लो, एफ बी डी बनाओ। ये जो ब्लॉक है इसके ऊपर 20 न्यूटन आगे लग रहा है, फ्रिक्शन फोर्स पीछे 8 न्यूटन से खींच रहा है इसको, ठीक है। ये आगे कितनी एक्सेलरेशन से मूव करेगा? तो 20 माइनस 8 बाई इसका मास क्या है? 2 है, तो 20 माइनस 8, 12/2, दिस इज 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हाँ, एक्सेलरेशन 6 होगा, करेक्ट। सभी को क्लियर है? चले आगे। अच्छा, आप लोग मुझे बताओ, जो जो यहाँ पर प्रेजेंट है, स्वास्तिक, हिमांशु, कुशल, वैभव, आप सभी मतलब आपने नीट की या जेई की तैयारी की है या फिर मतलब आप बिल्कुल बेसिक से कर रहे हो? जो भी यहाँ पर प्रेजेंट है एक बार बताओ। आई थिंक थोड़ा सा लैग है। अच्छा, जेई, कुशल ने जेई की तैयारी की है, वैभव, अच्छा आर्यन बेसिक से, ओके ओके। अच्छा, आईआईटी की तैयारी कर रहे हो स्वास्थ्य, मतलब रिसर्च में ही जाना था शुरू से, बुक रीडिंग की थी फिर? ओके गुड। अच्छा, निर्भय 12 तक बोर्ड्स का पढ़ा है, ओके। बेटा साइड बाय साइड बुक भी रीड करते रहे ना, जो बिल्कुल फर्स्ट टाइम देख रहे हैं बोर्ड्स के बाद निर्भय, साइड बाय साइड थोड़ा सा एनसीईआरटी भी या फिर कोई भी रेफरेंस बुक जिसकी लैंग्वेज आपको इजी लगती है वो एक बार गो थ्रू करते रहना। ठीक है, ठीक है। कोचिंग लगाई थी बट अरे वाह, क्या बात है पीयूष। ओह वेरी नाइस हिमांशु, कंपटीशन, चलो जी, ओके। चलो, अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इफ द सिस्टम इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट
फाइंड फ्रिक्शन फोर्स एंड एक्सेलरेशन। अगर इस सिस्टम को रेस्ट से रिलीज किया जाए, अच्छा इंजीनियरिंग करना था बट ओके बेटा, ये स्ट्रीम्स तो अपने इंटरेस्ट के बेसिस पे ही चूज करनी चाहिए, क्योंकि अगर आपका किसी चीज में इंटरेस्ट है ना, तो वो इंटरेस्ट ही आपको आगे जाके ड्राइव करेगा। अगर आप सिर्फ ऐसा क्राउड के चक्कर में कि ये भी मेरा फ्रेंड भी कर रहा है और बहुत ज्यादा इसके बारे में अभी बात हो रही है, तो चलो ये भी एक बार कर लेते हैं, ठीक है, तो कर तो लोगे आप, ठीक है, अभी तो कर लोगे, बट जो चाहिए होता है वो सारी चीजें करने के लिए, चाहे इंजीनियरिंग हो, चाहे रिसर्च हो, कोई भी फील्ड हो, कोई भी फील्ड हो, है ना, तो बिल्कुल उस मोमेंट में, और आपको कोई भी चीज एक्सेप्शनल तभी बनाती है, आपका जो इंटरेस्ट होता है, आपका जो पैशन होता है, वही आपको एक्सेप्शनल बनाती है, ठीक है, तो वही चीज चूज करना जिसके बारे में आप खुद से इंटरेस्टेड हो करने के लिए, जो खुद से आपको ड्राइव करती है, ठीक है। अरे वाह, फ्रिक्शन फोर्स निकाल लिया है, चलो देखते हैं क्या होगा। इफ द सिस्टम इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट फाइंड फ्रिक्शन फोर्स एंड एक्सेलरेशन। पहले तो मुझे ये बताओ, देखो ये 10 kg है, ये 5 kg है, तो ये नीचे आएगा, है ना, आपने इसको रेस्ट से रिलीज किया है, ये नीचे एक्सेलरेट होगा। मुझे बताओ, जब यहाँ पर जब ये 10G, इसके ऊपर नीचे 10G का भी तो फोर्स लग रहा है, तो यहाँ पर कुछ टेंशन भी होगा, इस वाले ब्लॉक के ऊपर सिर्फ टेंशन फोर्स लग रहा है, ऑफ कोर्स नॉर्मल फोर्स भी है, फ्रिक्शन फोर्स भी है, बट इसको आगे लेके जाने वाला, बिल्कुल शुरू की, बिल्कुल जीरो से इस क्वेश्चन को देखो एक बार और समझो। शुरू में जब ये रेस्ट पे है, ठीक है, और जब आप एकदम से रिलीज कर रहे हो, इसके ऊपर जो टेंशन फोर्स लग रहा है, क्या ये टेंशन फोर्स फ्रिक्शन फोर्स को ओवरकम कर पा रहा है? पहले मुझे इसका जवाब दो, यस और नो। क्या टेंशन फोर्स फ्रिक्शन फोर्स को ओवरकम कर पा रहा है? ओवरकम कर पा रहा है तभी तो ये मूव करेगा, ओवरकम नहीं कर पा रहा तो ये मूव नहीं करेगा। तो फ्रिक्शन फोर्स कितना है जब ये रेस्ट पे है? फ्रिक्शन फोर्स कितना है? फ्रिक्शन फोर्स कितना है? F इज इक्वल्स टू, म्यू की वैल्यू नहीं दी क्या मैंने? रुको रुको रुको, मैंने यहाँ पर म्यू की वैल्यू नहीं दी है आप लोगों को। हाँ, म्यू की वैल्यू ही नहीं दी, रुको जरा। चलो ऐसे ही ले लेते हैं, ठीक है, ऐसे ही ले लेते हैं, 0.2 ले लेते हैं, ठीक है, वॉट एवर। तो म्यू की वैल्यू 0.2 ले लेते हैं, कुछ भी, ठीक, ओके। तो एफ किसके इक्वल होगा? फ्रिक्शन फोर्स किसके इक्वल होगा? म्यू एन के इक्वल होगा। एंड यहां से फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0.2 इंटू नॉर्मल फोर्स mg 50, तो इसकी वैल्यू कम ही आ रही है, वैसे 10 न्यूटन आ रही है, तो हाँ, तो अच्छा टेंशन कितना होगा? बिल्कुल शुरू में जब ये सिस्टम, देखो फ्रिक्शन फोर्स तो आपका 10 न्यूटन आया है जब आपने म्यू की वैल्यू 0.2 ली है, ठीक है, तो टेंशन फोर्स कितना लग रहा होगा जब ये सिस्टम आपका शुरू में इक्विलिब्रियम पे था, मतलब हमने इसको रिलीज नहीं किया था, तो टेंशन फोर्स 10G के इक्वल था, 100 न्यूटन था, खींचने वाला 100 न्यूटन है, फ्रिक्शन फोर्स 10 न्यूटन है, तो मूव तो ये करेगा, ठीक है, मूव तो ये करेगा, मूव तो ये कर रहा है। अब अगर ये मूव कर रहा है, म्यू की वैल्यू निकालेंगे, म्यू की वैल्यू बेटा आपको दी जाएगी, म्यू की वैल्यू आपको दी जाएगी। अब यहाँ पर मैंने लिखना मिस हो गया है, 0.2 ही ले लेते हैं, ठीक है, 0.2 लेके सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, कॉन्सेप्ट पे थोड़ा सा ध्यान दो, मतलब ये मूव तो करेगा। चलो अब जब हम इसे अब रिलीज कर रहे हैं तो क्या हो रहा है? व्हेन इट इज रिलीज, पहले हमने इसको होल्ड किया हुआ था, अब हमने इसको रिलीज कर दिया, तो क्या होगा? अब क्योंकि ये मूव कर रहा है तो कौन सा फ्रिक्शन लगेगा? अब अगर ये मूव कर रहा है तो कौन सा फ्रिक्शन लगेगा? काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। ये किसके इक्वल होता है? म्यू के इंटू एन के इक्वल होता है, ठीक है। अब जब भी आपको अलग अलग म्यू की वैल्यू ना दी गई हो, अगर दी गई है अलग अलग की म्यू एस स्टैटिक कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन ये है, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन ये है, तो आपको अलग अलग वैल्यूज लेनी है। अगर आपको एक ही वैल्यू दी गई है तो आप सेम ही लेकर चलोगे, ठीक है। यहाँ पर अब जैसे एक ही दी गई है, ठीक है, यहाँ पे अलग से स्पेसिफाई नहीं किया गया, एक ही दी गई है, तो वही म्यू 0.2 और नॉर्मल फोर्स आपका 5G मतलब 50 ये आ रहा है 10 न्यूटन,
काइनेटिक फ्रिक्शन 10 न्यूटन ही आ रहा है। ठीक है, अब एक्सेलरेशन निकालना है, एक्सेलरेशन निकाल सकते हो, एक्सेलरेशन निकाल सकते हो। ये दोनों साथ में ही मूव कर रहे हैं, ये दोनों साथ में ही मूव कर रहे हैं ना, जितना ये एक्सेलरेट कर रहा है उतना ही वो टुवर्ड्स राइट एक्सेलरेट करेगा। तो सीधा सीधा फोर्स सीधा सीधा लगा लो, एफ एक्सटर्नल इज इक्वल्स टू एम टोटल इनटू ए एक्सेलरेशन। ए क्या आ जाएगा, एफ एक्सटर्नल बाय टोटल मास। एक्सटर्नल फोर्स कितना है कौन बताएगा, एक्सटर्नल फोर्स यहां पर कितना है, यहां पर 100 न्यूटन नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स 100, और यहां पर फ्रिक्शन फोर्स पीछे 10 न्यूटन से खींच रहा है। ठीक है, तो 100 माइनस 10 हो जाएगा। अगर म्यू की वैल्यू नहीं देते तो वैल्यू निकालो और एक्सेलरेशन। बेटा म्यू की वैल्यू आपने कैसे निकाली है मुझे बताना कुशल, मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन करो, आपने म्यू की वैल्यू कैसे निकाली है। इस क्वेश्चन में म्यू की वैल्यू आपको दी गई थी, इस क्वेश्चन में म्यू की वैल्यू दी गई थी, यहां पर मिस हो गई थी लिखना। ठीक है, हाँ स्वास्थ्य यस पीयूष करेक्ट। यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स आ रहा है 100 माइनस 10 ओवर टोटल मास इज 15। ठीक है, ये आ रहा है 90/15। ठीक है, मोशन इन प्लेन के होमवर्क सोल्व करवा दीजिए। बेटा आप ना जोन सा क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया है वो क्वेश्चन मुझे बता दो, हम नेक्स्ट वाले लाइव सेशन में देख लेंगे। अभी जो हमने इसमें प्लान किया है वो करते हैं। ठीक है, होमवर्क क्वेश्चंस वैसे तो सॉल्यूशन आपको मिले गए होंगे, सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं डीपीपी में। ये क्वेश्चन देख लो, किसी का अगर कोई भी डाउट है तो पूछो। डन, 100 इक्वल्स अच्छा ओके TA0 ने वो भी लगा सकते हो, वो भी लगा सकते हो, T.A0 लगा सकते हो। मतलब वो रिलेशन वो हम कब यूज करते हैं, T.A आप कब यूज करोगे, जब आपको दोनों ब्लॉक्स के बीच के एक्सेलरेशन का रिलेशन जानना है। यहाँ पर तो सीधा सीधा दिख रहा है कि जितने डिस्प्लेसमेंट से 10 kg नीचे आ रहा है उतना ही 5 kg टूवर्ड्स राइट शिफ्ट हो रहा है। तो जितना एक्सेलरेशन इसका नीचे है उतना ही एक्सेलरेशन 5 kg वाले का होगा। तो आपको A1 इक्वल्स A2 ही देखने को मिलेगा, वो लगा के देख सकते हो आप। ठीक है, जब विजुअलाइज नहीं हो पा रहा, जब कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस हैं तो आप वो लगा सकते हो। सही होगा बेटा कुशल, वो सही ही होगा। अच्छा 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 अच्छा, मुझे लगा पीयूष का क्वेश्चन था, ये मिक्स हो गया मेरा। कुशल इज सेइंग 100 इक्वल्स, चलो एक बार देखते हैं। 100 आप 100 न्यूटन जो कि आपका टेंशन फोर्स है उसको इक्वेट कर रहे हो। हाँ जब ये, हाँ कर सकते हो कर सकते हो, जब ये शुरू में रेस्ट पे है ना, कर सकते हो जब ये शुरू में रेस्ट पे है। वैसे पता है जब ये शुरू में रेस्ट पे तो आपको फ्रिक्शन फोर्स वैसे नहीं पता, यू कांट डू इट। जब ये शुरू में रेस्ट पे है तो बेटा स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स तो एडजस्टेबल होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स एडजस्टेबल होता है। कर सकते हो वैसे। ठीक है चलो आगे चलते हैं अब। चलो नेक्स्ट इज एंगल ऑफ रिपोज। अब ये एंगल ऑफ, इट्स ओके इट्स ओके, बल्कि आप लोगों के माइंड में क्वेश्चंस आने चाहिए। ठीक है, तभी आपकी भी थिंकिंग एबिलिटी तभी डेवलप होती है। एंड तभी अगर बाय चांस कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जिसके लिए बहुत डेप्थ में अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है तो आप तभी अप्रोच कर पाओगे। सो इट्स अ गुड थिंग।
ठीक है, सो उसके बारे में हेजिटेट मत किया करो। चलो अब टाइम वेस्ट ना करते हुए आगे चलते हैं। एंगल ऑफ रिपोज, एंगल एट विच ब्लॉक इज अबाउट टू स्लाइड डाउन। अच्छा, एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है? एंगल ऑफ रिपोज ऐसा एंगल होता है, देखो अगर आपके पास एक इंक्लाइंड प्लेन है, ठीक है, आपके पास एक इंक्लाइंड प्लेन है और ये एंगल थीटा का इंक्लिनेशन है, इसके ऊपर आपने एक ब्लॉक रखा है। हम जानना चाहते हैं कि इस वेज का ये जो इंक्लिनेशन है थीटा कितना हो सच दैट ये ब्लॉक स्लाइड करना, मतलब स्लाइड करने के वर्ज पे हो, स्लाइड करना शुरू ना करे, सिर्फ और सिर्फ उसके वर्ज पे हो। अगर आप खुद सोचो, अगर मैं सिर्फ हॉरिजॉन्टल सरफेस ले रही हूँ और उसके ऊपर ब्लॉक रखा तो स्लाइड नहीं करेगा। मतलब मैंने इसको थोड़ा सा टिल्ट किया, थोड़ा सा इंक्लिनेशन दिया, ठीक है, तो भी नहीं करेगा। अगर मैंने इंक्लिनेशन और बढ़ा दिया, हो सकता है तब भी ना करे। अगर मैंने बहुत ज्यादा इंक्लिनेशन कर दिया तो ब्लॉक अब स्लाइड करना शुरू कर देगा mg साइन थीटा की वजह से। ठीक है, तो हम क्या चाह रहे हैं, वो एंगल हमें जानना है सच दैट ये ब्लॉक सिर्फ और सिर्फ स्लाइड करने की वर्ज पे हो। ठीक है, एंगल एट विच ब्लॉक इज अबाउट टू स्लाइड डाउन। ये जो सरफेस है ये रफ है, ये जो सरफेस है रफ है, ठीक है, और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू के इक्वल है। ठीक है, ओके, तो एंगल ऑफ रिपोज हम इजीली निकाल सकते हैं। इसके ऊपर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं? mg नीचे लग रहा है, ठीक है, तो ये थीटा है। इसको रिजॉल्व करेंगे तो सीधा सीधा मैं लिख रही हूं, इधर आ जाएगा mg साइन थीटा और इधर आ जाएगा mg कॉस थीटा। नॉर्मल फोर्स इधर आ जाएगा। ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स कहाँ लगेगा? कौन बताएगा फ्रिक्शन फोर्स कहाँ लगेगा? इस ब्लॉक की टेंडेंसी किधर है मूव करने की? नीचे की तरफ है इसकी टेंडेंसी मूव करने की, तो फ्रिक्शन फोर्स इस टेंडेंसी को अपोज करेगा। ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स इस टेंडेंसी को अपोज करेगा एंड कहाँ लगेगा? इधर लगेगा फ्रिक्शन फोर्स। कितना फ्रिक्शन फोर्स लगेगा? क्योंकि ये सिर्फ चलने वाला है, इट इज अबाउट टू मूव, तो लिमिटिंग वैल्यू लगेगी। mg साइन थीटा ज्यादा होना चाहिए। mg साइन थीटा बेटा हम बात कर रहे हैं ये जब स्लाइड करने ही वाला है, कर नहीं रहा। ठीक है, हाँ, mg साइन थीटा के ऑपोजिट लगेगा, नीचे नहीं लगेगा कुशल बेटा, ऊपर लगेगा। इसकी टेंडेंसी नीचे मूव करने की है इसकी। अरे भाई 90 डिग्री पे तुम क्या बोल रहे हो बेटा? फ्रिक्शन फोर्स कहाँ लगेगा? ये ब्लॉक स्लाइड तो इसी सरफेस पे कर रहा है ना, इसी इंक्लाइन पे ही तो स्लाइड कर रहा है, तो रिलेटिव मोशन यहां पर है इसका। तो ब्लॉक के ऊपर फ्रिक्शन या तो ये कहो, या तो इधर लगेगा, या तो इधर लगेगा, या इधर लगेगा, ये फिर भी वैलिड है। ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स कहाँ लगेगा? ब्लॉक की टेंडेंसी किधर है मूव करने की? ब्लॉक की टेंडेंसी नीचे है मूव करने की। mg साइन थीटा उसको नीचे लेके आना चाह रहा है, फ्रिक्शन फोर्स उसे पकड़ के रखेगा। ठीक है, कहा कैसे? फ्रिक्शन फोर्स यहां लगेगा, इधर mg साइन थीटा के ऑपोजिट। ठीक है, हाँ, पीछे की साइड लगेगा। चलो, अब अगर हम चाहते हैं कि दिस इज जस्ट अबाउट टू स्लाइड डाउन, मतलब ये अभी यू कैन से इक्विलिब्रियम पे ही है, बस ये मूव स्लाइड करने वाला है, तो फोर्सेस को बैलेंस आउट कर दो। mg साइन थीटा किसके इक्वल होना चाहिए? फ्रिक्शन फोर्स के इक्वल होना चाहिए। कौन सा फ्रिक्शन फोर्स है ये? लिमिटिंग फ्रिक्शन है। ठीक है, कौन सा फ्रिक्शन है? लिमिटिंग फ्रिक्शन है। लिमिटिंग फ्रिक्शन क्यों लग रहा है? सभी को क्लियर है, क्योंकि ये सिर्फ स्लाइड करने ही वाला है। ठीक है, तो फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू लग रही होगी। करेक्ट, सो म्यू एन के इक्वल होगा, म्यू एस इंटू एन के इक्वल होगा, म्यू एस इंटू एन। mg साइन थीटा इज इक्वल टू म्यू एस इंटू एन। म्यू एस एज इट इज, एंड नॉर्मल फोर्स किसके इक्वल है? mg cos थीटा के इक्वल है। नॉर्मल फोर्स mg cos थीटा के इक्वल है, यहां पर पुट कर दो। ठीक है, ये है mg साइन थीटा, mg कैंसल आउट हो रहा है, हमें मिल गया tan थीटा इज इक्वल्स टू म्यू एस। मतलब थीटा आ रहा है आपका tan इनवर्स म्यू एस। थीटा इज द एंगल ऑफ रिपोज, मतलब अगर इस वेज का इंक्लिनेशन इस थीटा से ज्यादा हुआ तो ये स्लाइड करना शुरू कर देगा। अगर इस वेज का इंक्लिनेशन इस वैल्यू से कम हुआ तो ये रेस्ट पे ही रहेगा। लिख लो इसको, इफ
थीटा, ये जो थीटा है, इफ थीटा इज लेस देन द एंगल ऑफ रिपोज, इसको थीटा आर कह देते हैं, लेस देन थीटा आर, थीटा आर मतलब कि tan इनवर्स म्यू एस। ठीक है, अगर थीटा थीटा आर से छोटा है तो ये रेस्ट पे रहेगा, ब्लॉक एट रेस्ट। अगर इंक्लिनेशन ज्यादा हो जाता है, इफ थीटा इज ग्रेटर देन थीटा आर, तो ब्लॉक विल स्टार्ट स्लाइडिंग, ब्लॉक विल स्लाइड। ठीक है, हाँ यहां पर तो डिवाइड हुआ है ना, साइन थीटा बाय कॉस थीटा इक्वल्स म्यू एस। डन। चलो अब टाइम आ गया है आईएटी का एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने का। ठीक है, चलो अब आईएटी का पीवाईक्यू देखते हैं। ये जो पूछा गया है ये 2020 में पूछा गया है। ठीक है, हमसे पूछा जा रहा है, देखो, कंसिडर अ मास पुली सिस्टम एज शोन इन द फिगर, देयर इज अ वेज ऑफ मास कैपिटल एम, ये वेज है जिसका मास कैपिटल एम है, कहाँ गया, हाँ, एंड इक्वल वेज एंगल्स थीटा लाइंग ऑन अ रिजिड हॉरिजॉन्टल टेबल, ये हॉरिजॉन्टल टेबल है, ये इंक्लिनेशन दोनों साइड थीटा के इक्वल ही है, एंड कहाँ गए हम, ये इतना बड़ा सा क्वेश्चन है, हाँ, द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द वेज एंड द टेबल इज म्यू, म्यू इज द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हॉरिजॉन्टल टेबल और वेज के बीच में, देयर आर टू ब्लॉक्स ऑफ मास m1 एंड m2 lying on the incline of the wedge, the coefficients of friction between the blocks and wedge are mu1 and mu2 as shown, दोनों का coefficient of friction आपको दिखाया गया है। समझ तो आ रहा है बेटा, बहुत इजी है, बस दिखने में बहुत बड़ा लग रहा है, आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ फोर्सेस को रिजॉल्व करना है, जो पता है वही पूछा जाएगा, ऐसे सोच के पेपर दो, मुझे जो पता है मुझसे वही पूछा गया है, तो जितना पता है उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करो। ठीक है, सो कंसिडर m1 इज ग्रेटर देन m2, m1 ज्यादा है m2 से, एंड द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन टू बी लेस देन थीटा। ओके, gravity is acting downwards with acceleration due to gravity g, what should be the value of m1 by m2 so that the system is in equilibrium, system equilibrium में है। ठीक है, इक्विलिब्रियम में है, फोर्सेस को सिर्फ बैलेंस आउट करना है, इक्वेशंस लिखो, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन इतना बड़ा है कि एग्जाम टाइम, अरे बेटा हर एक क्वेश्चन को अगर आप चारों सब्जेक्ट्स करते हो ना तो भी आपको पर क्वेश्चन 3 मिनट मिल रहा है, अगर आप चारों सब्जेक्ट्स भी अटेम्प्ट करते हो तो भी आपको पर क्वेश्चन 3 मिनट मिल रहा है। अगर आप बिल्कुल क्लैरिटी के साथ ऐसा जा रहे हो कि मेरा ये सब्जेक्ट वीक है, मुझे ये नहीं करना है, या सिर्फ कुछ कुछ क्वेश्चंस करने हैं, तो वो टाइम आपका 4 मिनट हो जाता है पर क्वेश्चन। बेटा क्या दिया हुआ है ना, हम अभी तक जो क्वेश्चन कर रहे थे ना, मैं सीधा सीधा आपको फिगर दिखा रही थी, ये फिगर है और मैंने आपको बता दिया कि बेटा सिस्टम इक्विलिब्रियम पे है, रेशो बता दो, तो आप तुरंत कर देते। अगर मैं सीधा सीधा कहती कि ये आपके पास सिस्टम है और सिस्टम आपका इक्विलिब्रियम में है, m1 बाय m2 की रेशो बता दो, तो आप तुरंत कर देते। बस इसी फिगर को उन्होंने लैंग्वेज में एक्सप्लेन किया है और कुछ भी नहीं किया। आंसर बी आ रहा है बेटा, देखते हैं क्या आता है, देखते हैं क्या आता है। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं इसको, यहीं पर मैं सॉल्व कर रही हूँ। ठीक है, रिजॉल्व करते हैं इसके ऊपर। देखो m1 वाला हैवी है, तो m1 की टेंडेंसी होगी इधर मूव करने की। चलो इसके ऊपर फोर्सेस कौन कौन से लग रहे हैं वो देखो, m1 g साइन थीटा इधर लग रहा है, ये एक ही स्ट्रिंग है तो टेंशन T इधर होगा। ठीक है, इसके ऊपर m2 g साइन थीटा इधर लगेगा, m2 g साइन थीटा इधर लगेगा। सी आ रहा है? ओके, आई थिंक वैसे सी इज द करेक्ट वन। अब सभी का आ गया। चलो, फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन पता होनी चाहिए। इस क्वेश्चन के थ्रू जो चेक हो रहा है, बहुत सिंपल सी चीज चेक हो रही है कि आपको फ्रिक्शन फोर्स लगाना आता है या नहीं आता, कि फ्रिक्शन फोर्स कैसे एक्ट करता है। इस ब्लॉक की टेंडेंसी है नीचे मूव करने की, तो फ्रिक्शन फोर्स इधर की तरफ लगेगा। कितना लगेगा? म्यू एन लगेगा। ठीक है, तो म्यू वन दिया गया है, म्यू वन इंटू एन। नॉर्मल फोर्स कितना होगा? नॉर्मल फोर्स हो जाएगा m1g कॉस थीटा। ठीक है, म्यू वन m1g कॉस थीटा। यहां पर क्या सिनेरियो है?
ये ऊपर है, इसकी टेंडेंसी ऊपर जाने की है, जा नहीं रहा, जा नहीं रहा, आपको कहा गया है इक्विलिब्रियम पे है, टेंडेंसी है ऊपर मूव करने की, तो फ्रिक्शन फोर्स इधर लगेगा, कितना लगेगा, μ2 इंटू N2 लगेगा। इक्वेट कर दो, सभी का आ रहा है, दो इक्वेशंस क्या बन जाएंगी, m1g sin थीटा इज इक्वल्स टू t प्लस μ1 m1g cos थीटा, और यहां से सेकंड वाले से मिल रही है t इज इक्वल्स टू m2g sin थीटा प्लस μ2 एंड m2g cos थीटा। अब टेंशन तो सेम है, टेंशन को इक्वेट कर दो, ऐसे ही किया है, टेंशन को इक्वेट कर दो, आंसर आ जाएगा, सभी का सी आ रहा है, आई थिंक वैसे सी ही है, ठीक है, यहां से टेंशन निकाल लेते हैं, ये आ रहा है m1g sin थीटा, मैं सीधा सीधा कर रही हूँ, आप सिर्फ मैच कर लेना, m1g sin थीटा माइनस μ1 m1g cos थीटा, ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है m2g sin थीटा प्लस μ2 m2g cos थीटा के, जी जी कैंसिल आउट हो रहा है, जी 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 कैंसिल आउट हो रहा है, m1 यहां से कॉमन ले लो, साइन थीटा माइनस μ1 cos थीटा इक्वल्स m2 बाहर साइन थीटा प्लस μ2 cos थीटा, बस m1 बाय m2 दिख गया, साइन थीटा बाय, अच्छा साइन थीटा प्लस μ2 cos थीटा, यस, डिनोमिनेटर में साइन थीटा माइनस μ1 cos थीटा, ऑप्शन सी करेक्ट। अब बताओ सिंपल था क्या डिफिकल्ट था, चलो अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ये क्वेश्चन होमवर्क में ले ले या फिर करोगे, ये क्वेश्चन कर ले, हमारे पास टाइम तो है वैसे, यस वी हैव टाइम, सिंपल था ना, आ जाओ, अ प्लैंक विद अ बॉक्स ऑन इट एट वन एंड इज ग्रेजुअली raised about the other end as the angle of inclination with the horizontal reaches 30 degree, the box starts to slip, जैसे ही एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 30 डिग्री पहुंचता है तो बॉक्स जो है वो स्लिप करना शुरू कर रहा है, एंड स्लाइड 4 मीटर डाउन द प्लैंक इन 4 seconds, द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक एंड काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन द बॉक्स एंड द प्लैंक विल बी, करते हैं, हाँ करते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, वैसे ये नीट का प्रीवियस क्वेश्चन है पर अच्छा क्वेश्चन है, ये काफी पुराना क्वेश्चन है ये, चलो आपको बताना है कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन कितना है और कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन कितना है, क्या पूछा गया है, μs और μk आपसे पूछा गया है, ठीक है। अब कैसे अप्रोच करोगे इस क्वेश्चन को, आपको क्या दिया गया है, हर लाइन को बहुत ध्यान से समझो, आपको दिया गया जैसे ही इंक्लिनेशन 30 डिग्री पहुंचता है ना तो ये स्टार्ट कर रहा है स्लिप करना, तो ये बस स्टार्ट ही कर रहा है स्लिप करना, दैट मीन्स 30 डिग्री क्या दिया गया है, जल्दी से बताओ, 30 डिग्री कौन सा एंगल दिया गया है, एंगल ऑफ रिपोज दिया गया है, 30 डिग्री क्या है, एंगल ऑफ रिपोज है, ये किसके इक्वल होता है, थीटा आर, टैन इनवर्स, या ऐसे लिख लो टैन थीटा आर इज इक्वल्स टू μs, तो μs कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन तो सीधा सीधा आ गया टेंजेंट 30 डिग्री, हो गया, μs तो हो गया, अब μk कैसे निकालेंगे, μk कैसे निकालेंगे वो देखते हैं, तो μk पहले तो देखते हैं कि जब ये मूव करना, जब ये स्लाइड करना शुरू कर रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स कहाँ लग रहा है, पहले हमें इक्वेशन लिखनी पड़ेगी जिसमें काइनेटिक फ्रिक्शन का यूज हो, ठीक है, पहले हम इक्वेशन लिखते हैं, इसका FBD बनाते हैं, नीचे लगेगा इसके ऊपर mg साइन थीटा, ठीक है, इधर नॉर्मल फोर्स होगा, एंड फ्रिक्शन फोर्स कहाँ होगा, ये नीचे एक्सेलरेट करना चाह रहा है ना, और फ्रिक्शन फोर्स इसको रोकेगा μk इंटू एन, μk इंटू एन से रोकेगा क्योंकि ये रिलेटिव मोशन कर रहा है, ठीक, सी आया है, ओके देखते हैं बेटा क्या आता है, मुझे नहीं पता क्या आएगा, तो इक्वेशन क्या कहते हैं, इसके लिए इक्वेशन क्या बन जाएगी, mg साइन थीटा माइनस μk इंटू एन इज इक्वल्स टू ma, ठीक है, ब्लॉक का मास दिया गया है क्या, नहीं दिया गया, अच्छा कैंसिल आउट हो जाएगा, चलो mg साइन थीटा माइनस μk, नॉर्मल फोर्स क्या है mg cos थीटा है,
नॉर्मल फोर्स यहाँ पर जो mg cos थीटा इसका दूसरा कंपोनेंट है वो होगा। ये तो सभी को पता है ना, ऐसा इसमें तो किसी को कंफ्यूजन नहीं हो रही ना कि मैंने mg cos थीटा नहीं लिखा। एक फोर्स इज इक्वल्स टू ma, m कैंसिल आउट हो रहा है तो आपको मिल रहा है g साइन थीटा माइनस म्यू के g cos थीटा इज इक्वल्स टू a। अब अगर आपको देखो g पता है, थीटा पता है, म्यू के हमें निकालना है, तो a एक्सेलरेशन पता चल जाए तो हो गया काम। अगर a एक्सेलरेशन पता चल जाए तो हो गया काम। a एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, बाकी इंफॉर्मेशन जो दी गई है उसे यूज करो। ब्लॉक स्टार्ट टू स्लिप एंड स्लाइड 4 मीटर, 4 मीटर नीचे आता है, स्लाइड्स 4 मीटर डाउन द प्लैंक इन 4 सेकेंड्स। प्लैंक में यहां से इसके अलोंग 4 मीटर का डिस्प्लेसमेंट करता है, 4 सेकेंड के अंदर कर रहा है। तो अपनी इक्वेशन ऑफ मोशन, अपनी प्रिय इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज कीजिए और बताइए ए एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आ रही है। इसे जल्दी से सॉल्व करो। क्या आ रहा है, 0.5 आ रहा है। चलो देख लो, हमें क्या पता है, हमें पता है एस इज 4 मीटर, टाइम 4 सेकेंड है, ठीक है। तो शुरू में रेस्ट से किया था ना इसने, स्टार्ट्स टू स्लिप, तो शुरू में रेस्ट पे था, u 0 है, तो s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर यूज करो, ठीक है। ये 0 है, s 4 मीटर इज इक्वल्स टू हाफ a इंटू टी का स्क्वायर, मतलब 4 इंटू 4, एक 4 कैंसिल आउट हो गया, a आ रहा है आपका 2/4, यस, ये आ रहा है 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब a की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, a की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, ठीक है, यही आ रहा है, ओके। a की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, आपको म्यू के मिल जाएगा। कैलकुलेशन खुद से कर लो। किसी का डाउट है तो बेटा पूछ लो। ठीक है, चलो ओके, अब आ जाओ ब्लॉक ओवर ब्लॉक प्रॉब्लम्स पे। फ्रिक्शन कैसे लगता है, कैसे एक्ट करता है, सभी फोर्सेस कैसे लगते हैं, है ना, कैसे एक्ट करते हैं ऑब्जेक्ट के ऊपर, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। नॉर्मल फोर्स, टेंशन फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, सूडो फोर्स कैसे एक्ट कर रहे हैं, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है समझना। अब बात करते हैं ब्लॉक ओवर ब्लॉक प्रॉब्लम की, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये भी डरावनी लगती है जितना मुझे पता है। चलो ये भी सिंपल है, बहुत ध्यान से देखेंगे, ठीक है। अभी तक तो हमने क्या देखा, अगर आपके पास नॉर्मल एक ब्लॉक है, इसका मास m है, आप इसके ऊपर फोर्स लगा के इसको खींच रहे हो, तो बताओ क्या एक्सेलरेशन होगा। ऑफ कोर्स फ्रिक्शन इधर लगेगा एंड देन आप एक्सेलरेशन निकालते हो। अब यहाँ पर आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये होता है कि जनरली जो पूछा जाता है कि कितना मैक्सिमम फोर्स हम इसके ऊपर लगाएं ताकि ये दोनों ब्लॉक साथ में मूव करे, या फिर ये भी हो सकता है, सेम ही चीज है कि कितना इसके ऊपर फोर्स लगाए कि ये दोनों स्लाइड ना करे। मतलब ये अगर m1 है, ये m2 है, तो m2 डजंट स्लाइड ओवर m1, ठीक है। व्हाट मैक्सिमम फोर्स, मैक्सिमम पॉसिबल फोर्स should be applied such that these blocks move together, या ये कहो such that these do not slip, ठीक है, do not slide। चलो बहुत सिंपल है, ध्यान दो। पहले हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, आपके पास दो ब्लॉक्स हैं, एक m1 है और एक m2 है। ये है आपका m1 और इधर है आपके पास m2। फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, अगर हम प्रैक्टिकली सोचे, सिर्फ प्रैक्टिकली सोचो, अगर आप एकदम से फोर्स लगा के m1 को खींचोगे तो क्या होगा, क्या ये साथ में मूव करेंगे? अगर आप बहुत कम फोर्स लगाते हो
तो क्या होगा, क्या ये साथ में मूव करेंगे? हमसे वही फोर्स की, मैक्सिमम फोर्स की पॉसिबल वैल्यू पूछी जा रही है कि कितना मैक्सिमम फोर्स लगाने तक, वो लिमिट क्या है कि ये दोनों ब्लॉक साथ में मूव करने वाले हैं। ठीक है, हाँ, कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं अब ये देखते हैं। M1 के ऊपर पहले शुरू में ना हम ग्राउंड को स्मूथ लेकर चल रहे हैं, पहले हम सिंपल केस देख रहे हैं, फिर फ्रिक्शन लगेगा तो भी हम देखेंगे। हाँ, फास्ट में तो M2 गिर जाएगा, है ना, तो वही एक पर्टिकुलर वैल्यू होनी चाहिए ना फोर्स की, तो वो हमें निकालनी है। चलो, जो ये हॉरिजॉन्टल ग्राउंड है, ये जो ग्राउंड है उसे हम स्मूथ लेकर चल रहे हैं, और यहाँ पर जो कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो म्यू लेकर चल रहे हैं। ठीक है, ओके। तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। M1 के ऊपर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं? इसके ऊपर ग्राउंड की वजह से नॉर्मल ऊपर लग रहा है, NG कह देते हैं। बाहर से F फोर्स हमने लगाया है। ठीक है, ग्राउंड तो फ्रिक्शन नहीं लगा रहा, ग्राउंड फ्रिक्शन नहीं लगा रहा। ये M2 ब्लॉक क्या कर रहा है? M2 ब्लॉक इसको, इसके ऊपर नीचे नॉर्मल फोर्स लगा रहा है। M2 इसको पुश कर रहा है ना नीचे, तो इसको हम N1 कह देते हैं। ठीक है, M2 इसके ऊपर नीचे की तरफ नॉर्मल फोर्स N1 लगा रहा है। और कौन सा आएगा? देखो, जैसे ही आप इसको पुश करोगे, सॉरी, आप वही, आपने इसको पकड़ के खींचा, तो ऊपर वाला ब्लॉक क्या देखेगा कि अच्छा ये तो आगे जा रहा है, मतलब रिलेटिव मोशन हो रहा है, तो ये रिलेटिव मोशन को अपोज करेगा, मतलब फ्रिक्शन लगेगा। फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? M2 देख रहा है कि ये आगे जा रहा है, तो उसे रोकने की कोशिश करेगा। दैट मीन्स M2 की वजह से M1 के ऊपर जो फ्रिक्शन फोर्स है वो पीछे की तरफ लगेगा, और इसी की वजह से अब एक्शन रिएक्शन पेयर बनता है। तो M2 के ऊपर जो फ्रिक्शन फोर्स है वो आगे की तरफ लगेगा। ये वाला पॉइंट समझ में आया, फ्रिक्शन फोर्स कैसे लग रहा है? ये पॉइंट सभी को क्लियर है? मैंने क्या कहा है, आपने M1 को आगे पकड़ के खींचा, M2 देखेगा कि अरे रिलेटिव मोशन हो रहा है, M1 तो आगे जा रहा है, M2 तो यही देखेगा, रिलेटिव मोशन हुआ, M2 से अपोज करेगा। कैसे अपोज करेगा? ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगा के M1 के ऊपर, M1 के ऊपर इधर फ्रिक्शन, एक्शन रिएक्शन पेयर है, तो M2 के ऊपर आगे की तरफ फ्रिक्शन। ठीक है, ओके। दैट मीन्स M2 किस वजह से आगे चल रहा है? M2 सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्शन फोर्स की वजह से आगे चल रहा है। M2 के पास कोई भी रीजन नहीं है इसके साथ चलने का, सिर्फ क्या रीजन है? फ्रिक्शन फोर्स इन दोनों के बीच वाला जो है, दैट इज द ओनली रीजन कि ये भी साथ में चलेगा। ठीक है, ओके। और कौन सा फोर्स लग रहा है M2 के ऊपर? नॉर्मल फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ N1, दैट्स इट, और कोई भी फोर्स नहीं है। यस, नीचे mg तो लग ही रहा होगा, M2g। ठीक है, और यहाँ पर नीचे M1g लग रहा होगा। ओके, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या कंडीशन होनी चाहिए, क्या F की वैल्यू होनी चाहिए, अब बहुत ध्यान से देखना। तो हम चाहते हैं दोनों साथ में चले। अगर दोनों साथ में चल रहे हैं, एक कॉमन एक्सेलरेशन से चल रहे हैं, क्या मैं सीधा सीधा ये यूज कर दूं, F एक्सटर्नल इज इक्वल्स टू टोटल मास इनटू A एक्सेलरेशन। ठीक है, तो यहां से आपको A एक्सेलरेशन क्या मिल जाएगी? एक्सटर्नल फोर्स कितना है ये देखकर बताओ मुझे। यहाँ F है, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स तो इंटरनल फोर्स है, इन दोनों के आपस की बात है। ये तो जो फ्रिक्शन फोर्स ये F है, इसके ऊपर टुवर्ड्स लेफ्ट, इसके ऊपर टुवर्ड्स राइट, ये तो इंटरनल फोर्स है। हमारा सिस्टम का पार्ट कौन कौन है? ये दोनों ब्लॉक्स हमारे सिस्टम का पार्ट है, इन दोनों के आपस की कहानी है, उसमें हमें नहीं जाना है। ठीक है, F ओवर टोटल मास कितना है? M1 प्लस M2 है, ये होनी चाहिए एक्सेलरेशन। ठीक है, अब उस ब्लॉक को उठाओ, वैसे किसी को भी उठा सकते हो, उस ब्लॉक को उठाओ जिसके ऊपर सिर्फ फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है F। ठीक है, इसके लिए अगर आपको इक्वेशन लिखनी हो, किसके इक्वल होगी? मास इसका M2 है, एक्सेलरेशन कितनी है? कॉमन एक्सेलरेशन से मूव करना चाहिए, तो A एक्सेलरेशन है। ठीक है, ये हमने पुट कर दिया M2 इंटू F बाय M1 प्लस M2। अब मुझे एक बात बताओ कि ये जो F फ्रिक्शन की वैल्यू है, F कैसे एक्सटर्नल हुआ? बेटा आपने इसको पकड़ के खींचा, ये F बाहर से फोर्स लगाया था आपने। साहिल, सिर्फ और सिर्फ पहले आपने एक ब्लॉक के ऊपर एक ब्लॉक रखा, अब हम क्या कर रहे हैं? इसके ऊपर फोर्स लगा के इसको खींच रहे हैं, तो ये तो बाहर से लगाया ना, ये खुद से थोड़े ना आगे चलेगा। ठीक है, ये तो आपने बाहर से ही लगाया है। क्लियर है साहिल? चलो, अब बेटा ये जो फ्रिक्शन फोर्स है,
अगर हम चाहते हैं कि ये दोनों स्लाइड ना करे, अगर हम चाहते हैं कि ये m1 के ऊपर स्लाइड ना करे, तो f की तो एक लिमिटिंग वैल्यू होती है, मतलब अगर लिमिटिंग वैल्यू से ज्यादा फ्रिक्शन हुआ फिर तो ये स्लाइड कर जाएगा, हम चाहते हैं कि ये स्लाइड ना करे। दैट मीन्स f की वैल्यू मैक्सिमम क्या हो सकती है, इस F फ्रिक्शन फोर्स की लिमिटिंग वैल्यू क्या हो सकती है, हमें बताना है मैक्सिमम पॉसिबल फोर्स। देखो होगा क्या, अगर आप बाहर से फोर्स बढ़ाओगे ना, यहां से अगर आपने फोर्स बढ़ाया, आपने अगर फोर्स बढ़ाया तो ऑफ कोर्स एक्सेलरेशन बढ़ेगा, एक्सेलरेशन अगर बढ़ेगा तो ये F की वैल्यू, फ्रिक्शन की वैल्यू बढ़ेगी, लेकिन फ्रिक्शन की वैल्यू तो एक लिमिट तक ही जा सकती है। अगर हम चाहते हैं कि ये स्लाइड ना करे, इसकी तो एक लिमिट है, क्या लिमिट है, म्यू एन, इसकी लिमिटिंग वैल्यू क्या है, म्यू इंटू एन। म्यू ये वाला कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, एन क्या है, नॉर्मल फोर्स, इन दोनों के बीच के फ्रिक्शन की जब हम बात कर रहे हैं, नॉर्मल फोर्स की वैल्यू बताओ जल्दी से, नॉर्मल फोर्स कितना होगा, m2g के इक्वल होगा, क्या ये सभी को दिख रहा है, बहुत ध्यान से देखो, बताओ, म्यू m2g, इसको पुट कर दो आपको f मिल गया, ठीक है, म्यू m2g इज इक्वल्स टू m2, इसको अभी हम न्यूमेरिकली करते हैं तो और क्लैरिटी मिल जाएगी, ठीक है, ये m2 कैंसिल आउट हो गया, f की वैल्यू आ गई आपके पास म्यू इंटू m1 प्लस m2 इंटू जी, दिस इज द मैक्सिमम पॉसिबल फोर्स, करेक्ट, समझ में आया हमने क्या किया है। अब इसको थोड़ा सा ना न्यूमेरिकल के थ्रू देख लेते हैं, ठीक है, तो और आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। ये वाला क्वेश्चन देखो, हाँ ये वाला क्वेश्चन देखो, हमें दिया गया है, find the maximum possible force which can be applied to the 8 kg block as shown to move both the blocks together if bottom surface is frictionless, and दूसरे ऑप्शन में है जब फ्रिक्शन है। पहले फ्रिक्शनलेस वाले के लिए सॉल्व करते हैं, पार्ट ए के लिए सॉल्व करते हैं, जब ग्राउंड आपका फ्रिक्शनलेस है, ग्राउंड कोई भी फ्रिक्शन फोर्स नहीं लगा रहा 8 kg वाले ब्लॉक के ऊपर, सेम यही चीज करो, एफबीडी बना ले, 8 kg का एफबीडी बना लो, ये 8 kg ब्लॉक है, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, एफ फोर्स आगे लग रहा है, ठीक, और कौन सा फोर्स लग रहा है इसके ऊपर लग रहा है, ग्राउंड की वजह से ऊपर नॉर्मल लग रहा है। वैसे ना हमें वाई एक्सिस के अलोंग वाला फोर्सेस हम रहने देते हैं, हमने वैसे जनरली यहाँ पर ड्रॉ करके मैंने आपको दिखा दिया है कौन कौन से लग रहे हैं, ठीक है, अभी के लिए और देखते हैं इसके ऊपर कौन सा फोर्स लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स पीछे लगेगा इसके ऊपर, ठीक, ओके, चलो दिखाई देते हैं, ये ग्राउंड की वजह से नॉर्मल एंड 5 kg की वजह से नीचे नॉर्मल एंड नीचे 8g, ये है इसका एफबीडी। उसके बाद है 5 kg का एफबीडी, 5 kg वाले के ऊपर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, इसके ऊपर सिर्फ आगे फ्रिक्शन लग रहा है, ठीक है, और इसके ऊपर नॉर्मल ऊपर लग रहा है n1 और इसका नीचे वेट 5g, ओके। मैक्सिमम पॉसिबल फोर्स एफ की वैल्यू बतानी है कि इसके ऊपर मैक्सिमम पॉसिबल फोर्स कितना लगा है ताकि ये दोनों ब्लॉक साथ में चले, तो कॉमन एक्सेलरेशन निकाल लो, तो एफ एक्सटर्नल इज इक्वल्स टू टोटल मास इनटू एक्सेलरेशन। और यहाँ पर आई होप ये भी सभी को पता है कि हम एक्सटर्नल फोर्स ही क्यों लेते हैं, क्योंकि इंटरनल फोर्सेस वैसे भी कैंसिल आउट हो जाते हैं, किसी का डाउट तो नहीं है उसमें, आप कोई भी क्वेश्चन, ये मैंने बताया भी था, कल की क्लास में बताया था ये मैंने, ठीक है, तो F एक्सटर्नल इज F इज इक्वल्स टू टोटल मास इज 13 इंटू ए की वैल्यू आ गई F बाय 13, चलो ये दोनों इस एक्सेलरेशन से मूव करने चाहिए, तो इसके ऊपर 5 kg वाले के ऊपर सिर्फ फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, इसको उठा लो, आप इसको भी उठा सकते हो तो भी F की वैल्यू मिल जाएगी, बट इट इज इजी अगर हम उस ऑब्जेक्ट को उठाएं जिसके ऊपर कम फोर्सेस लग रहे हैं, इसके ऊपर सिर्फ फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, हमें पता है F की एक लिमिट वैल्यू तक ही होगी F की वैल्यू, क्यों, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये स्लाइड ना करे, स्लाइड ना करने की कंडीशन क्या होती है कि जो फ्रिक्शन फोर्स है F की वैल्यू, लिमिटिंग वैल्यू क्या हो जाएगी, म्यू इंटू एन, हाँ 0.4 दिया गया है ना, म्यू इंटू एन 0.4, एन क्या है m2g मतलब 5g,
ये आ जाएगा आपके पास 20 न्यूटन आ रहा है। तो 20 न्यूटन किसके इक्वल होना चाहिए? इसका मास क्या है? 5 है, इनटू एक्सेलरेशन क्या है? F/13 है। तो F की वैल्यू क्या आ रही है? 20 इंटू 13/5। ये आ रहा है 4 इंटू 13, 52 आ रहा है क्या? समझ में आया? बताइए, क्या ये सभी को क्लियर है? जल्दी जल्दी करते हैं हम, ठीक है? एक्चुअली आई हैव अनदर क्लास ऑल्सो। चलो, अच्छा इसी का पार्ट बी देख लेते हैं। क्लियर है ना? ओके। इसी का पार्ट बी देख लो। हैविंग म्यू 0.3, अगर म्यू की वैल्यू 0.3 है तो क्या होगा? अगर ये जो ग्राउंड है ये फ्रिक्शन ऑफर कर रहा है, 0.3 वैल्यू है, तो क्या होगा? ठीक है, अब आ जाओ। अब 5 kg वाला नहीं, 8 kg वाला जो ब्लॉक है ना, इसके ऊपर एक और फ्रिक्शन फोर्स आ जाएगा ग्राउंड का। ठीक है, इसका तो एज इट इज ही रहेगा। 8 kg वाले के ऊपर एक और फ्रिक्शन फोर्स आ जाएगा F ग्राउंड का। ठीक है, तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम क्या बन जाएगा? ठीक है, ये 8 kg वाला है, आगे आपने F से लगाया था, पीछे F फ्रिक्शन फोर्स, और पीछे Fg भी आ जाएगा। Fg इज फ्रिक्शन ड्यू टू ग्राउंड, ड्यू टू ग्राउंड। ठीक, ओके। तो सेम वही स्टेप्स, पहले आप कॉमन एक्सेलरेशन निकालो। अब मुझे बताओ F एक्सटर्नल कितना है? सिर्फ चेंज कहां पर है? यहीं पर है। F एक्सटर्नल अब कितना है? F एक्सटर्नल अब कितना है? आपने F से खींचा, ठीक है, और ग्राउंड, ग्राउंड का भी तो अब जो फ्रिक्शन लगा रहा है, ग्राउंड तो बाहर है, ग्राउंड तो एक्सटर्नल ही है। हमारे सिस्टम का पार्ट सिर्फ और सिर्फ ये दोनों ब्लॉक्स हैं। तो ग्राउंड जो भी फोर्स लगा रहा है, फ्रिक्शन फोर्स जो लगा रहा है, वो एक्सटर्नल फोर्स ही होगा। तो कितना एक्सटर्नल फोर्स हो जाएगा? F माइनस Fg हो जाएगा। बस ये समझने वाली चीज है। डिनोमिनेटर में टोटल मास 13 है, इज इक्वल्स टू ए। Fg निकाल लो। Fg किसके इक्वल होगा? ग्राउंड कितना फ्रिक्शन फोर्स लगा रहा है? म्यू एन। ठीक है, इसकी लिमिटिंग वैल्यू हमने लिखी है म्यू एन। म्यू आपको 0.3 दिया गया है। ठीक है, नॉर्मल फोर्स कितना होगा? नॉर्मल फोर्स मुझे यहां बताओ, नॉर्मल फोर्स बताओ कितना होगा? ग्राउंड जो फ्रिक्शन फोर्स लगा रहे हैं, हम उसकी बात करें, तो नॉर्मल फोर्स कितना होगा? बताइए बताइए, नॉर्मल फोर्स कितना होगा? आई थिंक थोड़ा सा लैग है। सभी सो गए हैं क्या? बेटा नॉर्मल फोर्स कितना होगा? ग्राउंड, नॉर्मल फोर्स इधर होगा, एंड नीचे कितना लग रहा होगा? 13G। 13G, यस पीयूष, 13G। बेटा हम कौन से नॉर्मल फोर्स की बात कर रहे हैं? हम ये पूरा सिस्टम जो ग्राउंड के ऊपर रखा गया है, ठीक है, जब हम ग्राउंड के फ्रिक्शन फोर्स की बात करें कि ग्राउंड कितना फ्रिक्शन फोर्स लगा रहा है, पहले जो आपने फ्रिक्शन फोर्स निकाला था वो इन दोनों के बीच का था। पहले जो आपने फ्रिक्शन फोर्स निकाला था वो इन दोनों के बीच का था, है ना, कि इन दोनों के बीच में F फ्रिक्शन फोर्स की लिमिटिंग वैल्यू क्या है? यहां पर जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू, और नॉर्मल फोर्स कितना, आपने इस ब्लॉक को इसके ऊपर रखा हुआ है, तो इसका हमने नॉर्मल फोर्स पुट कर दिया था। अब जब हम बात कर रहे हैं कि ग्राउंड कितना फ्रिक्शन फोर्स ऑफर कर रहा है इस ब्लॉक को, तो वो कितना होगा? आपने इस ग्राउंड के ऊपर ये पूरा सिस्टम रखा हुआ है ना, तो ग्राउंड कितना नॉर्मल फोर्स लगाएगा इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे? इन दोनों का मास, मतलब नीचे इन दोनों का जो वेट है, दैट इज 13G, और N ऊपर।
ठीक है, यहाँ पर बस यही आ जाएगा 13G। सो दिस इज कमिंग आउट टू बी, मैंने सही किया है क्या? 8 5 13, यस 8 और 5 ही है, करेक्ट। तो M1 प्लस M2 इंटू जी एंड दिस इज 3 इंटू 13। यहाँ से आपको FG की वैल्यू मिल रही है, FG की वैल्यू मिल रही है। बस बाकी सेम ही स्टेप करना है, आपको A मिल जाएगा, यहाँ से आपको A मिल जाएगा, A मिल जाएगा, तो यहाँ पर पुट कर दो इसी तरीके से। समझ में आया? ये कर लोगे आगे? थोड़ा सा मैं एक और केस आपको बता दूं, ये वाला आगे प्रोसीड कर लोगे? बताओ जल्दी बता दो, करूँ कि कर लोगे? जितनी देर में बताओगे तब तक तो मैं कर ही दूंगी। देखो अब F5 kg वाला जो ब्लॉक है इसके ऊपर सिर्फ F फ्रिक्शन लग रहा है, ठीक है, तो F किसके इक्वल होगा? ये फोर्स किसके इक्वल होगा? अगेन इसका मास इनटू कॉमन एक्सेलरेशन, ठीक है, 5a, तो 5a किसके इक्वल होगा? सेम वही स्टेप फॉलो किया है, 5 इंटू ए, कॉमन एक्सेलरेशन जो आई है वो यहां पर आप पुट करोगे, ठीक है, एंड देन किसके इक्वल है? लिमिटिंग वैल्यू के इक्वल है, इधर आ जाएगा म्यू m2g। ये म्यू कौन सा है? ये 0.4 वाला है, इन दोनों के बीच वाला, ठीक है। हाँ, अब आगे खुद से प्रोसीड कर लेना ये कैलकुलेशन, ठीक है, इसे खुद से प्रोसीड कर लेना। चलो अब आगे देखते हैं, दूसरे केस पे आ जाओ, बस ये लास्ट पार्ट है, देन वी विल एंड। अब अगर हम फोर्स ऊपर वाले ब्लॉक के ऊपर लगाए तो क्या होगा? अगर हम फोर्स ऊपर वाले ब्लॉक के ऊपर लगाए तो क्या होगा? क्वेश्चन हमारा यही है कि कितना मैक्सिमम पॉसिबल फोर्स लगाए M2 के ऊपर सच दैट साथ में मूव करे, फॉर विच स्लाइडिंग बिटवीन M1 एंड M2 जस्ट स्टार्ट्स, कि स्लाइडिंग में शुरू हो, ठीक है, या फिर कहो ये साथ में मूव करे। क्या हुआ? ये नो किसने कहा है और क्यों कहा है? तो दोनों का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। फ्री बॉडी डायग्राम अगर आपको क्लियर है तो हो गया काम। फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं M1 का, ठीक है, ये M1 ब्लॉक है, ये ग्राउंड स्मूथ है, ठीक है, तो ये तो कोई भी फ्रिक्शन नहीं लगा रहा, ओके, और इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स F नहीं लग रहा। फ्रिक्शन फोर्स इसके ऊपर कैसे लगेगा? देखो M2 को आपने पकड़ के खींचा, ये बहुत ध्यान से सुनो, M2 को आपने पकड़ के इधर खींचा, M1 देखेगा M2 तो आगे जा रहा है, M1 फिर इसको इसके रिलेटिव मोशन को अपोज करेगा और M2 के ऊपर पीछे की तरफ फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा, ठीक है। अब एक्शन रिएक्शन पेयर की वजह से M1 के ऊपर आगे की तरफ फ्रिक्शन फोर्स लग जाएगा। ये चीज समझने वाली है कि अब M1 के ऊपर फ्रिक्शन फोर्स आगे की तरफ लग रहा है। अब आपने तो फोर्स ऊपर वाले ब्लॉक को लगाया F, ठीक है, अब नीचे वाला साथ में क्यों मूव कर रहा है? फ्रिक्शन फोर्स की वजह से मूव कर रहा है, ठीक है, तो इसके ऊपर आगे की तरफ फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। ग्राउंड की वजह से नॉर्मल NG कह देते हैं, और इसकी वजह से यहाँ पर भी कांटेक्ट है, इसकी वजह से नॉर्मल नीचे होगा N1 कह देते हैं, और इसका नीचे वेट M1G। M2 वाले का FBD बनाओ। M2 वाले का फ्री बॉडी डायग्राम क्या होगा? इसके ऊपर F आगे लग रहा है और फ्रिक्शन फोर्स पीछे लग रहा है, नॉर्मल फोर्स ऊपर लग रहा है N1, M2G नीचे लग रहा है। यहां तक क्लियर है? फ्री बॉडी डायग्राम क्या सभी को क्लियर है? यस और नो? डन, बताइए। ओके, अब क्या करेंगे? हम चाहते हैं कि ये दोनों साथ में मूव करें, तो कॉमन एक्सेलरेशन निकाल लो। तो F एक्सटर्नल इज इक्वल्स टू टोटल मास इनटू A, ठीक है, एंड सो A की वैल्यू आ जाएगी, एक्सटर्नल फोर्स F है, क्योंकि ग्राउंड तो लगा नहीं रहा, टोटल मास क्या है? M1 प्लस M2 है, मतलब इस एक्सेलरेशन से मूव करना चाहिए ब्लॉक। तो इसको उठा लो, M1 वाले को उठा लो जिसके ऊपर सिर्फ फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, तो इसके ऊपर जो फोर्स लगना चाहिए वो किसके इक्वल होना चाहिए? M1 इसका मास और ये कॉमन एक्सेलरेशन, और इसकी वैल्यू के ऊपर तो एक लिमिट है, इसकी लिमिटिंग वैल्यू क्या है वो पुट कर दो, वो है म्यू इंटू एन इज इक्वल्स टू M1 इंटू ए। नॉर्मल फोर्स किसके इक्वल होगा? नॉर्मल फोर्स अभी भी M2G ही है, ठीक है, नॉर्मल फोर्स अभी भी M2G ही है। इन दोनों के बीच के फ्रिक्शन फोर्स की बात कर रहे हैं ना,
तो इधर आ जाएगा म्यू m2g इज इक्वल टू m1, एक ही वैल्यू पुट कर दो f बाय m1 प्लस m2। देखो वैसे ना ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा में ही है, आपको सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्शन फोर्स कैसे काम करता है, कैसे एक्ट करता है, ये बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। क्या ये क्लियर है बताओ? इसके ऊपर क्वेश्चंस आपको डीपीपी में मिल जाएंगे, ठीक है? डीपीपी में ब्लॉक ओवर ब्लॉक के ऊपर कुछ क्वेश्चंस है, वो सॉल्व कर लेना, दैट विल बी सफिशिएंट। क्लियर है? चलो जी, अब हम यहीं पर एंड करेंगे बेटा, एंड नेक्स्ट जो आपको सेशन मिलेगा उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं काइनेमैटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन एंड डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। ठीक है, सर्कुलर मोशन का की जो पहले सिंपल टर्म्स है वो हम डिस्कस करेंगे, एंड देन सर्कुलर डायनामिक्स हम डिस्कस करेंगे। ठीक, चलो जी, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना डीपीपी, एंड बाय बाय एवरीवन, हैव अ गुड डे।